ये जुड़ चुके हैं और हम ऑडियंस भी धीरे-धीरे जुड़ रही है। तो हम आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं। मैं सभी को नमस्कार एक बार फिर से। मैं मनीषा द्विवेदी, मिशन समृद्धि के मिशन आयुष आरोग्यकर कार्यक्रम समन्वयक हूँ और आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ वैद्य आशीष जी जो कि मिशन आरोग्यकर कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और वो आज के सत्र में मेरा सहयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे जो कार्यक्रम है मिशन आरोग्यकर उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम लोगों को औषधीय पौधों और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनाने का है, अर्थात सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्राथमिक घरेलू प्रबंधन हेतु लोगों को जागरूक बनाना। ये कार्यक्रम पहले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में जीवनी सोसाइटी जिसके संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा जी थे, उनके द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया और इसके प्रभाव को देखते हुए अब ये कार्यक्रम मिशन समृद्धि द्वारा 5 राज्यों के 7 जिलों में संचालित किया जा रहा है। आज का सत्र हम कैसे अपने दाँतों और मुँह के स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, इससे संबंधित है और जो हमारे दाँत हैं, हमारे ओरल रिलेटेड जो सामान्य बीमारियाँ हैं, उनकी घरेलू प्रबंधन और रोकथाम के बारे में हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हम वैद्य आशीष जी से आग्रह करूँगी कि वे आज के सत्र में जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके बारे में बताएं। आशीष जी। नमस्कार सभी को। आज के सत्र में दांत और मुंह के अंदर होने वाले जो सामान्य रोग होते हैं उनके घरेलू प्रबंधन के और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में और उनकी देखभाल कैसे करें इस पे चर्चा करेंगे। इसको करने के लिए हमारे साथ जो है एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ सभी पैथी के जो है विशेषज्ञ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता जी का परिचय दूंगा। आप BDS हैं, MDS हैं, FICD, MNAMS हैं और आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा में जो है विशेषज्ञता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य अनुराग दीक्षित जी, आप प्राचार्य SRV मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य हैं और MD हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज पंचकर्म व एक्यूपंक्चर क्लिनिक गोमती नगर लखनऊ में आप इस समय प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर शिवा सिंह पंडित जी हैं, आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और आप BHMS जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, ICRS मुंबई से हैं। डॉक्टर शगुफ्ता परवीन, आप स्टेट तकमिल उत्तीप कॉलेज लखनऊ के इल्मुक सैदाला PG विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप सभी विशेषज्ञों का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दांतों में जो सामान्य रोग होते हैं वो डॉक्टर शगुफ्ता परवीन जी से हम जानेंगे कि दांतों में होने वाले कौन कौन से सामान्य रोग हैं। नमस्कार सब लोग जी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम मनीषा जी और सभी विशेषज्ञ जितने भी सब लोग हमारे साथ हैं, तो मैं उन सबको वेलकम करती हूँ कि हम सब लोग बहुत अच्छे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने वाले हैं जो कि एक सबसे ज़रूरी हमारे लिए एक चीज़ है जो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर हम देखा जाए तो दाँत हमारी एक ऐसी चीज़ है कि दोनों तरह से हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। एक तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, हमारे सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी सब चीज़ों में ये एक हमारा जो ओरल एक तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी पूरी कम्युनिटी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। इससे सभी लोग परिचित भी हैं कि जो हमारे दाँत हैं या ओरल कैविटी जो है हमारी जिसके अंदर हमारे मसूड़े और दाँत जो सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। क्योंकि जब बच्चा इस जीवन में आता है और आने के बाद वो सबसे पहले जब सामना करता है
तो सबसे पहले तो उसके पास दाँत नहीं होते, उसके पास गम्स या मसूड़े होते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करता है वो अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ दूध पीने के लिए या पानी के लिए या जितनी भी चीज़ें हम हमारे शरीर में जाती हैं, हमारे जिस्म में जाती हैं, तो वो सबसे पहले जो हमारे मुँह के ज़रिए जाती हैं और उसमें उसका अच्छा होना, एक हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि देखा जाता है जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले गम्स जो बच्चों के होते हैं और ना कुछ महीनों के बाद उनके दाँत निकलने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहले हेल्दी होने का मतलब ये कि एक तो इन्फेक्शन उसमें किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो बच्चों में हों शुरुआत में ही कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम दाँत वैसे तो कहा जाए तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि उसके दाँत कैसे बनेंगे, कैसे आएँगे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब दुनिया में आने के बाद हमारे जो बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, जो सामना करना पड़ता है। बच्चों की आदत होती है अक्सर कि जब बच्चों को ये इरिटेशन और ये सब फीलिंग आती हैं, तो बच्चा कुछ भी मुँह में डालने लगता है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से बच्चे को किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो खाने वाली चीज़ें ही क्यों ना हो। जैसे अक्सर होता है कि बच्चों को इरिटेशन हो रही है तो हम कुछ भी बच्चा हाथ में पकड़ के मुँह में डाल लेता है। कई बार माँ-बाप सोचते हैं कि लाइए हम इनको गाजर या खीरा या कोई भी ऐसी चीज़ इनको पकड़ा देते हैं कि वो बच्चा मुँह में लेता रहे और उससे ठीक हो जाए और उसको फ़ायदा भी हो। लेकिन कभी-कभी उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, हमारी सब्जियों में और उसमें इतने ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ें आने लगी हैं और मैन्योर्स भी जो इतने इस हद तक हमारी सब्जियों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अब तो देहात तक भी ये सब चीज़ें पहुँच गई हैं क्योंकि हम तो रिसर्च में हैं, तो हम देखते हैं अक्सर कि हमारी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन यहाँ तक कि सब्जियों में, चाहे वो कलर के ज़रिए हो, चाहे उन पे कुछ ग्लिसरीन जो चमकाने के लिए लगाया जाता है या उनको फ्रेश रखने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है या मैन्योर्स में जो किया जाता है, तो उसकी वजह से उनमें बहुत सारे हेवी मेटल्स की क्वांटिटी आने लगी है। अब वो कहाँ से हमारी बॉडी में जाती है, वो ज़ाहिर है हमारे मुँह के ज़रिए जाती है। तो जब हेवी मेटल्स हमारे जिस्म में जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो जो हमारी ऐज वाली जो कंडीशंस हैं, ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो हमारी लेड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में जाने लगी है, तो ओरल कैविटी के ज़रिए ही जा रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ हमारे मुँह तक जब जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ-सुथरा होना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ से ली गई है और कैसे ली गई है। जब वो हमारे मुँह तक पहुँच गई और हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अब किस तरह की कंडीशंस हमारे सबसे ज़्यादा पहले जो शुरुआत होती है, वो हमारे गम्स में ख़ास तौर से शुरुआत में जब होती है, तो ब्लीडिंग हो सकती है सूजन आती है और एक इसके बाद जब शुरुआत होती है जब साफ-सफाई नहीं रखी जाती जिसकी वजह से उसमें पस इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ने लगती है या बदबू आने लगती है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ओरल कैविटी में दाँत के साथ-साथ हमारी ज़बान, हमारी टेस्ट बड्स, हमारी पूरी ओरल कैविटी में बक्कल म्यूकोज़ा और सारे गम्स सारी चीज़ों को अगर देखें, तो इसमें एक अजीब-सी इन्फेक्शन जैसा रही कि स्मेल आने लगती है। हमारे यूनानी में ख़ास तौर से कहा जाता है कि हमारे कुछ दवाएँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ बूए दहन हमारे यहाँ पर इसके लिए जो ख़ास दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो मुँह के अंदर खुशबू पैदा करने के लिए। उसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि मुँह के अंदर खुशबू पैदा करना है। उसका मकसद ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन उसके अंदर है, तो इन्फेक्शन को भी दूर करना है और साथ-साथ उस दवा की अपनी जो खुशबू है, उसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है यूनानी में कि शमूम यानी सूँघने से जो इलाज कराया जाता है, तो उसमें एक अक्सर ये होता है कि जब हमारे मुँह में किसी तरह की कोई बदबू रह जाती है, चाहे वो पस की वजह से हो, गंदगी की वजह से हो, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की गई है, तो वो इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है और फिर जैसा
देखा जाता है कि हमारे जो इन्फेक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती हैं और धीरे-धीरे हमारे यहाँ कमज़ोरी शुरू होती है। और ये कमज़ोरी आने के बाद फिर हमें खाने में और हर चीज़ में दिक्कतें होने लगती हैं और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। आजकल ये भी देखा जाता है कि जैसे ज़्यादातर लोग शुरुआत से ही देखा जाए तो कोई अब मंजन और इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता। शुरू से ही बच्चों के बेबी ब्रशेज़ आ गए हैं जिनमें प्लास्टिक ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर है या जिस भी तरह के ब्रशेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरल चीज़ों से हम लोग बहुत दूर हो गए और देखा जाए इसकी वजह से और फिर पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पेस्ट में ख़ास तौर से कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ 2-4 है केमिकल ट्राइक्लोसान एक केमिकल है जिसकी वज़ह से वो कोलगेट में अक्सर जो देखा जाता है। तो कई स्टडीज़ ऐसी हैं कि वो उसका थोड़ा कैंसर देखा गया है उसमें माइस में और कई एफडीए ने और उसको वैसे प्रूव भी किया है बहुत सारे केमिकल्स को कि हाँ, इनमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये जो केमिकल्स हैं, जो हमारे पेस्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में कहीं न कहीं कैंसर डेवलपिंग हो ही रहे हैं। अब अगर देखा जाए हम यूनानी-पैथी में हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी दवाएँ हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, जो हमारे घरों में मौजूद हैं। हम क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करके हम बहुत ईज़ी हमें ऊपर वाले ने इतनी अच्छी फिंगर दी हैं, तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करके घर में से ही कुछ दवाएँ लें और हम उनका फॉ बिल्कुल, जी, जी, हमारे जी, साथ जी, जी। डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं। हुँ, इससे दाँतों से रिलेटेड और मुँह की समस्याओं से रिलेटेड पॉइंट्स पे बात करने से पहले हमें दाँत और मुँह की जो संरचना है, उसको प्रॉपर अच्छे से समझना होगा। मैं बिल्कुल, बिल्कुल, डॉक्टर विनय बिल्कुल। से जी, जी से रिक्वेस्ट करूँगी ठीक, ठीक, कि ठीक, वो इस ठीक। बारे में बताएँ। जैसे कि हम जी, सभी जानते हैं कि दाँत और मुँह दोनों का हमारे शरीर में बहुत महत्व होता है और जी। पाचन क्रिया का आरंभ ही दाँतों से होता है। और बिल्कुल, दाँत जो बिल्कुल, है, बिल्कुल। साथ ही हम जानते हैं कि दाँत मनुष्य के चेहरे को सुंदरता प्रदान करता है और मुस्कान और हँसी में दाँतों के योगदान से सभी परिचित हैं। और हुँ, इसलिए इनकी सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो सरल हुँ। शब्दों में मैं डॉक्टर विनय जी से चाहूँगी कि वो बताएँ हम सभी को कि मुँह और दाँतों की संरचना और उसकी कार्य के बारे में। डॉक्टर विनय। हाँ, मनीषा जी और सभी श्रोताओं से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट जॉइन किया बिकॉज़ 4 बजे हमारे पास हमारा छुट्टी होता है, तो बाद में मैंने जॉइन किया है। सो मैं मैडम को सुन रहा था, मैडम काफ़ी अच्छी बातें कर रही थी प्रवीण मैम। सो अभी हाँ, संरचना के बेसिस में ये शुक्रिया। बात कहूँगा कि मुँह के दाँतों की संरचना, उनके कार्य कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि मुँह में अगर हम देखें, तो आप स्टार्ट करें अपने होठों से, जीभ से, मसूड़े, तालू और ओरोफैरिंजियल एरिया जो पीछे गले तक पहुँचता है, ये हमारा पूरा एक संरचना है, मतलब जिसमें कि हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ जो टंग के नीचे वाला स्पेस है, वो भी एक एरिया है, जहाँ पे कि बेसिकली अगर मैं मोटा तौर पर जाऊँ कि क्योंकि वो एरिया हमारा कैंसर वाला एरिया होता है काफ़ी, जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें भी काफ़ी देखने को मिलता है। और जो दाँत जो होते हैं हमारे 4 तरीके के दाँत होते हैं हमारे ज़्यादातर। इंसाइज़र जिसे हम बोलते हैं, इंसाइज़र, कैनाइन, कैनाइन जो नुकीले दाँत होते हैं। जनरली जो अगर आप देखें नुकीले दाँत जो आपके एनिमल्स हैं, कार्निवोर लोग होते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, मतलब जो एनिमल भी उनके ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इंसाइज़र्स और कैनाइन जो चीरने-फाड़ने के काम में आते हैं बेसिकली। और प्रीमोलर एक दाँत होता है जो कि जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चौबड़। मोलर्स, प्रीमोलर मतलब छोटे चौबड़ और मोलर्स मतलब बड़े चौबड़ जो चबाने के काम में आता है। जब हम खाना चबाते हैं तो उसके काम में आता है। और ख़ासकर जो सरफेस है जिससे चबाया जाता है, वो एरिया बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि वो उस एरिये में जो आपका क्या कहते हैं वो एरिया ऊबड़-खाबड़ होता है, थोड़ा-सा संरचना उसकी ऊबड़-खाबड़ होती है। और वहीं पे हमारी जो खाना हम जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं खाना या कुछ भी, तो वहाँ जाके जैसे इकट्ठा हो जाता है और दाँतों के बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह हम साफ नहीं करते, तो जो उसी की वजह से कैरीज़ हो जाती है। कैरीज़ का जैसे कि कार्य, कैरी होती कैसे है, हम ये एक चीज़ मोटे तौर पर देखें कि कैरीज़ हो कैसे रही है। खाना जो हमने जैसे बताया था, खाना जिसमें फँसा हुआ है हमारा, वो खाना आने वाले टाइम में होता क्या है उसके अंदर, जैसे नेचुरल बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। वही जो बैक्टीरिया, अगर आपका खाना बहुत देर तक पड़ा हुआ है, जैसे कि रात में हम इसलिए कहते हैं रात में सोने से पहले
हमेशा ब्रश करना चाहिए, और बच्चों में खासकर बहुत ज़रूरी है। तो जो खाना पड़ा रहता है आपके मुँह के अंदर और दाँतों के बीच में, या दाँतों के जो ऑक्लूजल सरफेस होते हैं, जैसे हम ऊबड़-खाबड़ वाली सरफेस में जब खाना फँस जाता है, वो अगर पड़ा रहेगा खाना, तो बैक्टीरिया उसको, नॉर्मल बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे खाना, जैसे आटा बाहर रह जाता है ना, तो ओवरनाइट में फर्मेंट हो जाता है। इसी तरीके से वो वहाँ पे आपके दाँतों में फर्मेंटेशन होता है। जब कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो कहने का मतलब है वो एसिड बनता है। एसिड, वो जो एसिड बन रहा है वही आपकी दिक्कतों को पैदा कर रहा है। तो जो खासकर दांतों का जो काम है, जैसे कि खाना को चबाना, बोलने में, लोगों को सुंदर बनाने में, तो इस तरह के जो संरचना है आपकी ओरल कैविटी की, तो वो ये सारे पार्ट आते हैं ओरल कैविटी में। मनीषा जी, हाँ, जी, ये सारे बहुत पार्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उस टाइम के लिए जब आप खाना खाते हो, आपका वो पेट तक पहुंचता है। तो दांतों को चबा, मतलब जब तक हम ज्यादा, कहने का मतलब है अगर हम चबा के हम अच्छी तरीके से खाना खाते हैं, तो पेट को कम काम करना पड़ेगा आपके। अगर कम, जैसे बच्चे आजकल क्या है कि कम चबाते हैं, जिससे पेट को ज्यादा काम करने पड़ता है, क्योंकि पेट में भी आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इनवॉलेंटरी, जैसे खाना पहुंचता है तो वो गूदना स्टार्ट करता है। अगर कम चबा हुआ होगा तो ज्यादा पेट को मेहनत करनी पड़ती है। तो खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। थैंक यू। अ, मुँह से रिलेटेड एक समस्या है, जैसे हम जब सुबह उठते हैं, तो साँसों से दुर्गंध आना एक सामान्य बात होती है और आमतौर पर सुबह दाँत साफ करने के बाद ये समस्या ठीक हो जाती है। पर अगर पूरे दिन इन साँसों से अगर दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो क्या ये दाँतों की कोई समस्या है या अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत है? मैं वैद्य अनुराग दीक्षित जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस बारे में हमें बताएँ और इसके अलावा मुँह में होने वाले और सामान्य रोग कौन-कौन से हैं? वैद्य अनुराग जी, नमस्ते। नमस्कार। सर्वप्रथम बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मल्होत्रा सर का करूँगा जो लगातार सामाजिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करते जा रहे हैं और इतने सालों से मैं उनके कार्य की प्रगति देख रहा हूँ। सबसे पहले तो सर को बहुत-बहुत बधाई और आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं जो आज जिन जिन लोगों की टॉक है, चाहे वो विनय सर हो, डॉक्टर शिवा हो, डॉक्टर शगुफ्ता हो, आप सबको मेरा साधुवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गम्स या मसूड़ों में होने वाली बीमारियां अथवा कैविटीज, दांतों में होने वाले कीड़े, ये सब तो कारण है ही है। इसके अलावा भी जैसा सबने बताया कि भोजन का अगर मुख प्रक्षालन अच्छे से, मुंह की शुद्धि अच्छे से नहीं की गई तो उस कारण से भी एसिड फॉर्मेशन, बैक्टीरिया फॉर्मेशन के चलते दुर्गंध एक कॉमन समस्या है जो देखने को आम जीवन में मिलती है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यू रह रही है तो संभावना है कि ओरल कैविटीज यानी दांतों में कीड़े लगने की संभावना है। इसके अलावा पायरिया जैसे जो मसूड़े के रोग हैं उनके होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत जरूरी है कि अगर पहले से बचा जा सके, यानी अपने मुख का स्वास्थ्य का पहले से ध्यान दिया जाए और ऐसे रेगुलर अपना सुबह और शाम को ब्रश कर रहे हैं आप, तो उससे आप बच सकते हैं। शाम का मतलब है रात को खाना ना खाने के बाद सोते समय और सुबह जब आप सो के उठते हैं उस समय अगर आप मुंह का प्रक्षालन, मुंह का ब्रश, टूथपेस्ट जो भी यूज कर रहे हैं उसको रेगुलर करेंगे तो आप इस तरह की समस्याओं से 80% तो बच ही जाएंगे। और इसके अलावा जो है, अगर मान लीजिए हो भी गई है तो उसका उपाय है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है और अगर कैरीज हैं तो कैरीज की फिलिंग आप डेंटिस्ट के पास जा करके अपने दांत दिखा करके उनको भरवा सकते हैं, उसकी क्लीनिंग करा सकते हैं। इसके अलावा सामान्य उपचार में आप जैसे अगर मान लीजिए दांतों में कैविटीज हैं तो आप त्रिफला के काढ़े का गार्गल कर सकते हैं। आपको जो मुलेठी है, मुलेठी का काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें एंटी कैविटी प्रॉपर्टी की होती हैं और
लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सर, हम सलाइन लोग गार्गल यूज कर सकते सर हैं, यानी नमक पानी क्षमा का चाहूंगा प्रयोग कर सर, सकते हैं। हम लोग रेमेडीज के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मैं अन्य विशेषज्ञों से भी जानना चाहूंगा कि ये जो मुंह से दुर्गंध आती है, इसके और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। वैसे तो अनुराग दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल बता दिया है, नहीं, इसके मैं अलावा कुछ उसको आगे बढ़ाऊं। जी 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 बताएं। देखिए, मुंह की दुर्गंध, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि रात में खाना खाने के बाद मतलब ब्रश करना, ये सारी चीजें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने पेशेंट कहता है कि मैं तो 3 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे को मुंह से बदबू आती है। ये बहुत सारे हमें सुनने को मिलता है, और हम वी आर रेगुलरली एनकाउंटर विद अ पेशेंट। तो उसमें उस केसेस में क्या होता है कि कुछ लोगों का जो सलाइवा होता है, एक होता है थिन सलाइवा, एक होता है थिक सलाइवा। जो थिक सलाइवा होता है, उन लोगों के अंदर दिक्कतें ये रहती हैं कि हमेशा मुंह के अंदर ड्राइनेस रहती है मुंह के अंदर। तो उन केसेस में हमें पेशेंट से, मतलब हेलिटोसिस वाली चीज़, मुंह की दुर्गंध वाला सुनने को मिलती है प्रॉब्लम। तो ऐसे लोगों के लिए जो खासकर दिक्कत रहती है, वो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है बात अलग है, साथ में बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी है, पानी की, इसी तरीके से पानी कम पी रहा है, तो थिक सलाइवा निकलेगा, और जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, हेलिटोसिस एक तो ये हो गया। दूसरा, हेलिटोसिस में एक चीज और आती है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि ब्रश कर लिया, समटाइम्स होता क्या, दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी है, उसको हम लोगों की आदत नहीं है फ्लॉस करने की। तो एटलीस्ट उसको फ्लॉस करना लोग स्टार्ट करें। जो जनरली इंडियन कल्चर में ये चलन नहीं है कि फ्लॉस करने का। तीसरा ऐसा होता है कि कुछ स्मेल इस तरह की होती हैं, कुछ बीमारियों से संबंधित स्मेल होती है मुंह के अंदर। जैसे डायबिटीज में आपको सुनने को मिलेगी, किसी के अंदर लिवर की प्रॉब्लम है, उसमें आपको अलग से स्मेल आएगी। तो इस तरह की और भी कंडीशन है, पुअर ओरल हाइजीन के अलावा ये सारी और भी कंडीशन है जिनमें की दुर्गंध आने के चांसेस है। थैंक यू। सर, इसमें मैं क्योंकि ऐड हमारे करना चाहूँगी, जैसा कि सर ने बताया, एक कारण बैड ब्रेथ का ये भी होता है कि आपको कोई बुरी आदत है, बैड हैबिट, जैसे टोबैको चबाना या अल्कोहल कंजम्पशन रेगुलरली करना, जो रेगुलर अल्कोहलिक्स हैं या जिनको तंबाकू या गुटखा चबाने की आदत है, दे आल्सो डेवलप अ बैड ब्रेथ। उनके सांसों से और उनके सलाइवा से हमेशा वो चीज़ें सीक्रेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से भी मुँह से दुर्गंध आने लगती है। तो दिस इज़ आल्सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से मुँह से दुर्गंध आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय जी से एक बात और जानना चाहूंगा, ये फ्लॉस करना जो आपने बताया था, क्योंकि हमारे सब ग्रामीण पब्लिक जुड़ी हुई है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि तो हो सकता है वो लोग भी इसकी आदत मैं ये डाल। कहूँगा कि फ्लॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, मगर हमारे पास पेशेंट, अभी मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक आईएएस थे, उनकी पत्नी हमारे पास आई थी, जो कह रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बता दिया कि धागा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी से धागा, धोती से धागा निकाल लिया और उन्होंने करना शुरू कर दिया। और फिर मेरे पास आए कि सर ऐसा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उस धागे से अपने मसूड़े को काट लिया। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसीजर है, मेरा मानना ये है। बट आजकल आपने अगर देखा हो, मैं एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मार्केट में फ्लॉस आता है, आपने देखा होगा, जो जी, जी, बहुत अच्छा फ्लॉस आता है मार्केट में। जी, जी। जी, उस फ्लॉस को आप यूज कर सकते हैं। फ्लॉस करने का तरीका ये होता है कि आप दांतों के बीच में आपने डाला, बहुत ज्यादा फोर्स से नीचे नहीं डालना है आपको, जितनी लिमिट है वहीं तक डालना है, और ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट देना है। कुछ लोग होते हैं आरी की तरह चलाते हैं, आरी जैसे होती है ना, आप हॉरिजॉन्टल वे में चला रहे होते हैं। तो मैडम ऐसी कर रही थी, तो उन्होंने पूरा नीला पड़ गया था उनका मसूड़ा, जिंजावा। तो ये चीज ना करें। तो वो फ्लॉस बेसिकली ठीक है। बाहर के देश में तो एक धागा आता है, जैसे देखा हो जॉनसन एंड जॉनसन का, कोलगेट वालों का, वो तोड़ते हैं और उंगली पे लपेटते हैं और उससे वो कर लेते हैं। उसका मूवमेंट थोड़ा सा उस चीज को सिखाने में, बिकॉज दैट इज द बिट डिफिकल्ट पार्ट, मैं ये कहूंगा। तो बेटर है कि जो मार्केट में आ रहे हैं, और आज की डेट में बड़ा इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, मतलब 1 रुपए का एक पड़ेगा जहां तक है। तो उस फ्लॉस को आप एटलीस्ट, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे, मैं ये कहूंगा डेली नहीं, अगर देखो करना तो डेली चाहिए, अगर इन केस डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार तो कर डालें। उसका कारण क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे प्लाक जो गंदगी जमा हो रही है, गंदगी को मैच्योर होने में, जैसे हम कहें कि हम ब्रश नहीं कर रहे हैं और गंदगी जमा है, तो जिंजिवाइटिस जैसे हम बोलते हैं, मसूड़ों का थोड़ा सा फूलना, जिंजिवाइटिस होने में अगर हम सफाई नहीं कर रहे हैं, इट विल टेक अराउंड 21 दिन। क्यों हो रहा है,
उसको लगता है टाइम। बेसिकली पहले हमारे ओरल कैविटी के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं और धीरे धीरे वो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। इट कन्वर्ट इनटू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज हार्मफुल फॉर द योर गम हेल्थ एक्चुअली। तो मैं 3-4 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि 8+ अगर आप समय निकाल के दांतों के बीच में एक बार, क्योंकि उसमें क्या होता है आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं प्रॉक्सिमल कैरीज मतलब दांत के साइड से कैरीज लगती है, जहां 2 दांत टच कर रहे हैं उसके नीचे गंदगी इकट्ठी होती है, वो केवल फ्लॉस से जाएगी, वो ब्रश से जाएगी नहीं। उन पेशेंटों में यूज किया जाता है जिन पेशेंटों के अंदर थोड़ा सा अंदर, जैसे ओल्ड एज में क्या होता है बोन का लॉस हो जाता है, तो दो दांतों के बीच में जो गम रिसीड कर जाता है नीचे, तो एक विंडो खुल जाती है। उस विंडो के लिए ब्रश मिनिएचर जिसे हम बोलते हैं, मिनिएचर ब्रश बेसिकली इसकी सफाई उस टाइम पे ये दिया जाता है। जो फ्लॉस में बात कर रहा हूँ वो अलग तरीके का फ्लॉस है, एक धागा लगा होता है, एक धागा सिंगल धागा, सिंगल धागा वाला भी आता है। उसको यूज किया कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। और मैं सभी जो श्रोतागण हैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने नजदीकी वैद्य जो भी दंत चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर फ्लॉस करने की तकनीक सीख लें। और ये एक प्रकार की धागे से दांतों की सफाई करना है, तो आप अगर जो इसको सीख लेंगे तो आपके दांतों के बीच जो मैल जमा हो रहा है उसको आप अच्छे से साफ कर पाएंगे, जिससे आपके दांत जो हैं बहुत ही मतलब बुढ़ापे तक भी आपका साथ देंगे। तो इसके साथ नहीं, मैं यही बोलूंगा जो मैं बता रहा हूँ, एक होल्डर आता है, होल्डर जिसके अंदर ये धागा लगा होता है, वो ज्यादा बेटर है, उसको आप करें। जो सिंगल धागे तोड़ के करते हैं वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसीजर, अगर हम सिखा भी देंगे तब भी पेशेंट थोड़ा उसमें कहते हैं ना प्रॉब्लम फील करेगा, तो बेटर है जो होल्डर वाला आ रहा है उसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। तो मुंह की स्थितियां और बीमारियां जो हमारे खाने, बोलने, सामाजिक व्यवहार और भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। तो ऐसे में मैं डॉक्टर शिवा पंडित जी से जानना चाहूंगा कि स्वस्थ मुंह हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मुंह में होने वाले सामान्य रोगों की रोकथाम व उनके प्रबंधन के घरेलू उपाय, इसके बारे में बताएं शिवा पंडित जी। थैंक यू सर। विनय सर, शगुफ्ता मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। मुझे भी काफी नई चीजें सीखने रही है। पर बार मैं विनय से बात करना चाहूंगी कि ये जो फ्लॉस के बारे में आप एडवाइस कर रहे हैं, इज इट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन रूटीन लाइफ? बिकॉज जितना हम लाइफ में बिजी हैं, ब्रश करना ही मुश्किल है लोगों के लिए। प्रैक्टिसिंग फ्लॉस रिलेटेडली। मैडम मैंने इसलिए आपसे क्या कहा, मैंने कहा डेली इज नॉट पॉसिबल। लोग करने वाले कर रहे हैं जिनको दिक्कत है, मगर मैंने क्या कहा 2-3 दिन बाद मैंने क्या कहा, हफ्ते में 2 बार हो गया ना फिर, तो मैंने वही कहा आपसे, डेली देखो जिसको प्रॉब्लम होती है वो डेली करेगा, जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो करना जरूर है, मेरा ये कहने का मतलब है। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार कर डाले, मेरा ये कहने का मतलब है। ये पॉइंट है मेरा। ओके, थैंक यू सर। तो मुझसे सवाल पूछा गया है कि इस बीमारियों के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। उसके पहले बात करना चाहूंगी कि हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ के बारे में बात कर, उसके बारे में अवेयर होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट योर ओरल हेल्थ इज अ गेटवे टू योर ओवरऑल हेल्थ। सो ट्रीट योर टीथ एज अ वीआईपी इन योर बॉडी। तो ये एक बहुत ओल्ड सेइंग है कि आपका जो ओरल डेंटल कैविटी है, दिस इज अ वीआईपी स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। सो ट्रीट इट लाइक अ वीआईपी। इसको बहुत स्पेशल केयर देना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां ही बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे ओरल और डेंटल स्ट्रक्चर की जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल है बॉडी में, कि इसके 2 मेन फंक्शन, एक तो च्यूइंग और दूसरा स्पीकिंग। ये जो 2 मेन क्रूशियल फिनोमेना है एक ह्यूमन का, कि आप बात कर, आप अपने भोजन को चबा सकें, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। और अगर हम ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जैसा शुरू में मनीषा मैम ने कहा, कि आपके चेहरे की स्माइल के लिए, हंसी के लिए आपकी ओरल हेल्थ इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ओरल हेल्थ हमारी नहीं है तो उसके सिर्फ हेल्थ हैज़ार्ड्स ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे सोशल और पर्सनल ड्रॉबैक्स भी है। लाइक अगर आपका दांत ठीक नहीं है, आपकी ओरल मुंह से बास आ रही है, या आपके दांत ठीक नहीं दिख रहे हैं, या वो पीले पड़ गए हैं, या उनमें किसी तरह का डिस्कलरेशन है, तो पर्सन लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, आप स्माइल नहीं कर पाते या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में झिझकते हैं, आपके सोशल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन
स्किल पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, डेंटल प्रोसीजर्स, अभी सर हैं हमारे साथ एज़ अ डेंटल एक्सपर्ट, ही नो डेंटल प्रोसीजर कितनी एक्सपेंसिव है आज के समय में। तो अगर आप उस एंड तक पहुँचने से पहले ही आपको हैवी डेंटल प्रोसीजर्स की है, अगर हम अपने दाँतों का और मुँह का ख़्याल रखें तो हम उस इकोनॉमिक बर्डन से भी बच सकते हैं। और चौथा, हमारी ओरल डिजीज़ेज़ से सिस्टमिक डिजीज़ेज़ भी डेवलप होती हैं। अगर आपके मुँह में डेंटल कोई प्रॉब्लम है तो उससे आपके दूसरे सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो सकती है। तो उस वजह से भी हमारी ओरल और डेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए। अभी इन मुझसे पूछा गया है कि इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिजीज़ेज़ के बारे में सभी ने बताया कि कौन-कौन सी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो हमें ओरल कैविटी में या डेंटल स्ट्रक्चर्स में होती हैं। उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही बिल्कुल कॉमन जो हर कोई करता है और कर सकता है, कम से कम अपने बच्चे को 24 घंटे में 2 बार ब्रश करिए, एक बार सुबह, एक बार रात में सोने से पहले, सिंपलेस्ट वे है। दूसरा, अपने दाँतों को ब्रश करने के लिए एक अच्छे से ब्रांड ब्रश इस्तेमाल कीजिए जिसके ब्रिसल्स थोड़ी सॉफ्ट हो और उसे हर 2 से 3 महीने चेंज करते रहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं, जो आपके सूढ़ों को, टीथ एनामल को इंज्योर कर सकते हैं। तो टूथब्रश चेंज करना हर 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। तीसरा, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो भी पानी में डालकर कभी-कभी उसके गरारे करने से भी आप एक ओवरऑल हेल्थ हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक दूसरा पॉइंट आता है आपका फूड, डाइट कैसी है? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू अपने दाँत के और मुँह के स्वास्थ्य को? उसके लिए 2 चीज़ें हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने में 2 चीज़ें, एक ऐसा फूड जिसका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है और एसिडिक है। ये 2 तरह का जो फूड रहता है, ये हमारे दाँतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि शुगर और एसिडिक फूड हमारे दाँतों के एनामल डिटीरियोरेट करता है, जिससे दाँत कमज़ोर होते हैं और प्लाक बनता है। दूसरा, किस तरह का फूड आप खा सकते हैं? ऐसा फूड जिसमें कैल्शियम रिच हो, जैसे दूध हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, जिसमें कैल्शियम रिच है, क्योंकि कैल्शियम हेल्प करता है हमारे दाँतों के एनामल, एनामल मतलब जो दाँतों के ऊपर की एक कवरिंग होती है, लेयर ऑफ टीथ, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको मिनरलाइज़ करता है। तो उससे हमारे दाँतों को एक स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा लेनी चाहिए या चीज़ या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएँ, उससे हमारे दाँतों का कैल्शियम इंटैक्ट रहता है। तो ये तो हो गया हमारे फूड, बाकी कैसे हम फूड के थ्रू हमारे दाँतों को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा है कि कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं लोगों में जिसकी वजह से उनकी ओरल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या एयरटेड ड्रिंक पीना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। तो ये भी आपके, अगर कोई रेगुलरली या बहुत फ्रीक्वेंटली चीज़ों का सेवन करता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली करता है, तो डेफ़िनेटली ये आपकी डेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि चाय, कॉफ़ी में एक सब्सटेंस होता है जिसे टैनिन कहते हैं। वो टैनिन आपकी एनामल को डिटीरियोरेट करता है, जिससे हमारे दाँत की प्रोटेक्टिव लेयर डिटीरियोरेट होना शुरू होती है, तो प्लाक जमते हैं, उसकी वजह से कैविटीज़ होती हैं, फर्दर डेंटल प्रॉब्लम्स चालू हो सकती है। दूसरा एक है अल्कोहल और टोबैको कंज़म्पशन, ये भी एक बैड हैबिट है जो बहुत कॉमन हमारे देश में देखने मिलती है, ख़ास तौर पे तम्बाकू, गुड़ाकू, नसमंजन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी लोगों में तम्बाकू के सेवन की बहुत ज़्यादा लत है। उसकी वजह से भी आपके दाँतों को और ओवरऑल हेल्थ, ओरल हाइजीन को बहुत फ़र्क पड़ता है। मुँह से बास आना एक बहुत प्रमुख कारण है ऐसे लोगों में। तो इन आदतों से बचकर आप अपने दाँतों का और मुँह का ख़्याल रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स पीपल भी रहते हैं जो कंटिन्यूअसली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, या एक जनरल पर्सन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी इंजरी से हम अपने दाँतों को बचा सकें। जैसे कई बार छोटे बच्चे अक्सर खेलते-खेलते गिर जाते हैं, तो उनके होंठ और दाँतों में गहरी चोटें आ जाती हैं। तो ये भी एक केयरफुल रहकर, माइंडफुल रहकर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेशली जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं या स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो अपने दाँतों को, आजकल ऐसे प्रॉपर गैजेट्स आते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपने दाँतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने दाँतों की सेहत को काफ़ी हद तक
का ख्याल रख सकते हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, यही आशीष मैं जी, अनुज जैसे कि मैं कुछ ऐड जी, करूँ जी। इसमें? जी, जी, हाँ, सर। हाँ सर, जी, सर। प्लीज़। बस बोलने ही हाँ, जा मैडम रहा ने जैसे था। कहा कि मैं केवल 2 मिनट लूँगा। मैडम ने कहा गेटवे, ओरल हेल्थ इज़ अ गेटवे ऑफ जनरल हेल्थ। इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, जो हम ओरल कैविटी से पहचान लेते हैं, जबकि वैसे नहीं पता चल पाती। इसीलिए इसको बोला जाता है ओरल ओरल हेल्थ इज़ अ गेटवे ऑफ जनरल हेल्थ। और दूसरा सिस्टमिक डिजीज़ के बारे में मैडम ने जैसे बात बताया, सिस्टमिक डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं, जो लोगों के बीच में अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, खासकर डायबिटीज़। मैं ये देखा है, हमारे यहाँ आते रहते पेशेंट कि पेशेंट हमारे पास आता है, उससे पूछते हैं भैया ब्लड शुगर कराया है? वो कहता है नहीं कराया है, क्योंकि हम दांत की कंडीशन देख के बता देते हैं कि उसको डायबिटीज है कि नहीं है। तो हमारा जो सस्पिशियस केस होता है, हम कहते हैं ब्लड शुगर करा के आओ, और 99% वो पॉजिटिव निकलता है। तो बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं, जैसे डायबिटीज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको कि हम कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं। डायबिटीज अगर इसको है, तो जैसे आज की डेट में लोगों को पता है कि नहीं पता, जैसे कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह होती है, ऐसी ओरल हेल्थ में पेरियोडोंटाइटिस इज अनदर सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशन, कि मतलब डायबिटीज है किसी को तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, मैडम ने ब्रश के बारे में कहा था, तो ब्रश के बारे में एक चीज बोलूंगा कि सबसे पहले लोगों को, जैसे आप कहेंगे सर ब्रश करना कौन सी बड़ी बात है, लोगों को ब्रश करना नहीं आता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मेरे पास तुम आप वेरी ट्रू। आओगे तो बिल्कुल मैं सही उनसे कह रहे हैं कहूंगा सर। कि ब्रश करना नहीं आता। अगर मैं, मेरा मानना यह है कि अगर ब्रश लोगों के फैल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने ब्रश फैल जाते हैं, अगर फैल रहे हैं तो मतलब आपको ब्रश करना नहीं आता है। चौथी चीज, 1 मिनट में एक टाइम लूंगा जरा, 1 मिनट। हाँ डेविड, गुड इवनिंग डेविड, मैं अर्जेंट हूँ, कोई अर्जेंट है? तुम आ जाओ इधर। हाँ आ जाओ। सो जो क्या कहते हैं, ब्रश है फैल रहे हैं, तो इसका मतलब फॉल्टी ब्रशिंग कर रहे हैं आप, और आपका प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ज्यादातर हमारे यहाँ केसेज आते हैं एब्रेजन। एब्रेजन बोलते हैं कि दांत जो जैसे आगे की सरफेस होती है, गम्स और दांत के बीच में कटना शुरू हो जाता है, और जब कटना शुरू हो जाता है, लोगों के बीच में कंप्लेन आने लगती है, सर हमको ठंडा लग रहा है। ठीक है ना? तो ब्रश करना पहले तो अच्छी तरह आना चाहिए। दूसरा, मैडम ने फूड के बारे में बात किया, तो मैं ये कहूंगा कि फाइब्रस फूड जितना ज्यादा हो, सैलेड का यूज किया जाए, क्योंकि इन सब एक्टिविटी करने से, फाइब्रस फूड खाने से ओरल कैविटी क्लीन होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करने में क्या हो रहा है, मेरे चीक मूव कर रहे हैं, मेरे टंग मूव कर रही है, तो इट इज ऑल्सो क्लीनिंग द ओरल कैविटी। ठीक है ना? सो इसमें क्या हो रहा है, आपका सलाइवा इज स्टिमुलेटिंग, तो दैट इज ऑल्सो क्लीनिंग योर ओरल कैविटी। नेक्स्ट, मैं एक चीज और लोगों के सामने मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आजकल देखा होगा कि लोगों की हैबिट चेंज हो गई है, खासकर जो बच्चों में इस तरह की डाइट हो गई है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जबड़ा ग्रो नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे पहले के टाइम पे अपने ग्रैंडफादर वगैरह को, उनके जबड़े में कभी ये कंप्लेन नहीं आई कि थर्ड मोलर नहीं निकल रहा, अक्कल दाढ़ नहीं निकल रही है। ये आज की डेट में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फूड इस तरह का खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जबड़ा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उनमें ज्यादा 90% लोगों में इम्पेक्टेड टूथ मिलेंगे ही मिलेंगे, पीछे वाला दांत। तो ये अक्कल दांत कहने का मतलब ये। जो एक और चीज मैडम ने बोली, गुड़ाकू नाम लिया था। गुड़ाकू इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये तम्बाकू वाला मंजन है। ज्यादातर हमारे पेशेंट आते हैं लोग, ये इवन बहुत सारे गाँव में प्रचलन है कि दांतों में जैसे पायरिया वाला दर्द होता है, तो डॉक्टर को ना दिखा के आस पड़ोस तो कोई बोल देता है ये वाला मंजन कर दो तुम, तम्बाकू वाला, तो आपका दर्द चला जाएगा। तो वो बेसिकली उसको आदत पड़ जाती है, और लास्ट में जाके और प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाती है वो। और पेन के लिए जनरली लोग ये करते हैं, पैर पारिया वाले पेन के लिए। तो मैं इस चीज को थोड़ा और बढ़ावा देने, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं, इसका एविडेंस है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है और पूरा ओरल हाइजीन है, किसी को पायरिया है और प्रेगनेंसी कह रही है, तो उसमें जो जो आपके प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे बोलते हैं कि बच्चे का समय से पहले पैदा हो जाना, और बच्चे का जन्म कम वेट का पैदा होना, ये एविडेंस है बहुत अच्छी तरीके से कि लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर डिलीवरी इज वेरी कॉमन। और आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट इसके ऊपर एक स्कीम लेके आने वाली है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सगुप्ता जी से कि वो भी कुछ यूनानी से संबंधित कुछ इस पे अपने जी, कुछ धन्यवाद। विचार रखें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। असल में जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब से, विनय सर से भी, और मनीषा मैम से, आशिया डॉक्टर शिवा मैम से भी, कि बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेकिन हमारे यहाँ पर यूनानी में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं सर, जैसे मैं ख़ास तौर से सभी लोग कहते हैं कि ब्रश 2 बार करना चाहिए, सुबह-शाम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है, ब्रश को ही चेंज करना बता देते हैं।
हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप मिस्वाक का इस्तेमाल करें। मिस्वाक का जो ब्रश है, उसको प्रॉपर बनाना, प्रॉपर उसका हमारे यहाँ पर जो एक प्लांट है, जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर इसके लिए ब्रश के लिए। ये बताते हैं कि जो फाइबर का ब्रश या प्लास्टिक ब्रश जो जो भी मार्केट में ब्रशेज़ मौजूद हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छा ब्रश ले लीजिए, लेकिन वो कहीं न कहीं दाँत को हार्म पहुँचाता ही है। और जो नेचुरल ब्रशिंग जो हम मिसवाक से करते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ों से हम पीछे रह जाते हैं। यानी जैसे सोचिए हमारा कितना सारा जो मिसवाक में हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, जो हमारा डाइजेशन ठीक करते हैं, हमारी बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, हमारी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ तक कि उनके एनामल को भी बचा के रखते हैं। इसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर यूनानी में एक एक तो नहीं बहुत सारे हमारे इस तरह के फॉर्मूलेशन हैं, जो ख़ास तौर से एज़ ए मंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ख़ास तौर से जो बबूल का पेड़ है उसका उसकी जो छाल है, उससे एक मंजन हमारा बनाया जाता है जिसको सुनून पोस्ते मुग़ीला बोला जाता है। जिसके अंदर काली मिर्च है, कबाब चीनी है और संगे जराहत है, हमारे 5-6 ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, जिनके अपने आप में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं जो ओरल कैविटी के लिए यहाँ तक कि उसकी हिफ़ाज़त के लिए भी और इसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात उस फ़ॉर्मूलेशन में क्या है कि वो सारे ही इंग्रीडिएंट्स ऐसे हैं कि अगर आपके वो मुँह में जाते हैं तो वो कहीं न कहीं फ़ायदा ही करेंगे। आपको बहुत सारी डाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स उस मंजन करने से या उस मिसवाक करने से आपके दूर हो जाएँगे। इसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं, जो हम खिलाते हैं पेशेंट को और वो ओरल कैविटी से लेकर पूरे हमारे स्टमक तक, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो हमारा क्लीन करती है। जैसे हमारे यहाँ जवारिश आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। जवारिश आंवला में एक आंवला तो एज़ ए मेन इंग्रीडिएंट होता है, लेकिन इसके साथ-साथ और बहुत सारे हमारे ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमारे मुँह से लेके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम तक सारे जितने भी पेप्सिन सिक्रीटिंग एरिया है, उस पूरे को क्लीन करता है, इम्प्रूव करता है वहाँ पर हमारे डाइजेशन को और सबकी हिफ़ाज़त करता है। यानी उनको आगे कुछ ना हो उसके लिए भी प्रिवेंशन भी करता है, जिसमें हमारे ओरल कैविटी भी इंक्लूडेड है। इसकी सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि हमारे एक जवारिश तमरहिंदी एक आती है जो हमारे मुँह के जो बदबू होती है ख़ास तौर से जो स्मेल चाहे वो पायरिया की वज़ह से हो, चाहे वो आपके फूड की वज़ह से हो या किसी की वज़ह से भी हो, तो वो इतना इम्प्रूव कर देता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कि वो हमारी जो तकलीफ़ है, चाहे वो किसी भी वज़ह से हो रही हो, तो वो दूर हो जाती है। तो हमारे यहाँ इन 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूनानी में और सिंगल दवाएँ भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं, जो अब तो हम एक नैनो फ़ॉर्मूलेशन पे भी हमारे यहाँ पर काम हो रहा है। मेरा अपना भी एक प्रोजेक्ट है जो हम नैनो फ़ॉर्मूलेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पुराने जो हमारे फ़ॉर्मूलेशन थे जिनके अब स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं और उनको हम स्टैंडर्ड से ही हम प्रूव कर रहे हैं कि उसमें हमारे ऐसे फ़ॉर्मूलेशन में ऐसे नैनोज़ मौजूद हैं जो बिल्कुल टारगेट सेल पे जाके उस डिज़ीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ उस दवा उसके अंदर ही मौजूद है, मिसवाक के अंदर ही मौजूद है। हमारे कबाब चीनी एक दवा है, उसके अंदर ही ऐसी मौजूद है जो एंटी बैक्टीरियल है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। कितने हमारे ऐसे हैं जो गम्स ब्लीडिंग के लिए आप उसका सिर्फ़ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ उसका जो शांदा बनाना है और आपको इस्तेमाल कर लेना है। अपने घर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये आप सोचिए जितने भी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी इन सब का आप जो है वो बनाइए डिकॉक्शन और उससे कुछ नहीं करना, सिर्फ़ कुल्ला कर लेना है। तो आप ये समझ लीजिए जो गार्गल आप बीटाडीन गार्गल या कोई भी आप कर रहे हैं, तो अगर आप घर की चीज़ों से ही आप एक डिकॉक्शन बनाएँ और उससे आप सुबह कर लें, सिर्फ़ गार्गल आप एक डब्बे में बना के रख लें और उससे सिर्फ़ आपको गार्गल करना है, तो आपको बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ से फ़ायदा हो सकता है। और आप प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो डिज़ीज़ डेवलप ही ना हो। आप सबसे अच्छा ये है कि आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, ये मैं खुद भी जो है इसको करती भी हूँ और बहुत जी। फ़ायदा भी है। तो बहुत-बहुत ये मुझे धन्यवाद लगता मैम। है जी, हम लोग इसी पे जी। जोर भी देते हैं कि घर वो बीमारियाँ पैदा ही ना होने पाएँ जी, बिल्कुल, उसी पे ही बिल्कुल। रोकथाम इसीलिए हम लोग रोकथाम प्रिवेंशन पे इज़ बेटर विशेष देन बल देते हैं। क्योर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, 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 धन्यवाद। आगे हम बढ़ेंगे।
मेरा डॉक्टर विनय गुप्ता जी से ये प्रश्न है कि कोल्ड सोर एक जो कि छाले जैसे धब्बे होते हैं और वो मुंह के अंदर और मुंह के आसपास होते हैं। इनके होने के क्या कारण हैं और इनके जो घरेलू उपाय हैं इनको सही करने के या इनकी रोकथाम के लिए, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं डॉक्टर विनय। एक्चुअली कोल्ड सोर जो छाला जिसे हम बोलते हैं, जनरली हमारे छाले, मैं इवन ट्रेनिंग भी अभी ले रहा हूँ, एनएचएम के डॉक्टर जितने भी हैं, उसमें क्या छाला जो होता है, जनरली हमारे जो भी छाले होते हैं वो हफ्ते भर के अंदर भर जाते हैं, हील हो जाते हैं। मगर एक छाला होता है जिसे हम बोलते हैं एप्थस अल्सर, वो बहुत पेनफुल होता है। वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बिल्कुल हार्ड, जो जहाँ पे कि स्किन मूवेबल नहीं है, जैसे गम्स एरिया है, वहाँ पे अगर हो जाता है तो बहुत पेन करते हैं वो। और दूसरा मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बताना चाहूँगा कि अगर किसी के मुंह में कोई इस तरह का छाला है और जो 2-3 हफ्ते से नहीं भरा है और खास साथ में वो तम्बाकू का कंजप्शन कर रहा है और अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, तो हमेशा उसे चेक कराने की ज़रूरत है, उसे बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जनरली जो छाले होते हैं, इसका घरेलू उपचार तो मैं नहीं बताऊँगा, जनरली कारण क्या है? जो कारण तो ये है बेसिकली समटाइम्स होता है पेट स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर, स्ट्रेस होता है जिनकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है, और खासकर पेट अगर साफ नहीं है आपका तो उसमें देखने को मिलती है। और खास एक चीज़ और भी है, जैसे कि फीमेल्स में देखने को मिला है कि जब उनका महीना आता है, जैसे जो आवाज़ हो रही है, इको क्यों हो रहा है आवाज़ ये? जिनका म्यूट जो ऑडियंस है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना ऑडियो म्यूट कर ले। विनय सर आप सुनाई दे रहे हैं स्पष्ट, लेकिन नहीं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो हाँ, तो अच्छा ये आपको आ रहा है। क्यों हो रहा है? ओके, सो तो जब जैसे लोगों का जो महीना आता है उस टाइम पे भी लोगों को फीमेल में जो उस एज ग्रुप में होते हैं उनमें भी छाले होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। घरेलू उपाय तो मैं बात नहीं करूँगा, जैसे हम डेंटिस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, पेन कम हो और हीलिंग जल्दी हो, इसके लिए हमारे पास एक ऑइंटमेंट होता है हेक्सीजेल एक्चुअली, तो वो हम लोग उससे लगवाते हैं। और खासकर जब मिर्ची वाला कोई खाना खा रहा है उस टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम एक म्यूकोपेन वाला, ऐसे केसेस में किसी का नहीं जो है, शायद उनकी तरफ से बेसिकली कुछ हम शायद जो कराते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई, म्यूकोपेन लगवाते हैं खाना खाने से पहले, जिससे कि खाना वो आराम से खा सके। उसके बाद उससे बोलते हैं हेक्सीजेल लगा ले, जिससे कि उसकी अल्सर की हीलिंग तेज हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑइंटमेंट और भी आते हैं, तो जनरली वी आर यूजिंग दैट वन कॉमनली। घरेलू नुस्खे दूसरी एक और चीज़ है, जनरली हम लोग गार्गल कराने की बात करते हैं उससे, कि जो टेट्रासाइक्लिन के टैबलेट आती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन तो आज की डेट में बैन है, तो उसकी टैबलेट को पानी में घोल के या मुंह में ऐसे रख लेते हैं, उसको गार्गल के रूप में बना लेते हैं। दैट इज ऑल्सो हीलिंग आपकी इम्प्रूव करता है और इन्फेक्शन नहीं होने देता है आपके उसमें। घरेलू उपाय तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, कि हो सकता है कि हम लोग एक्चुअली घरेलू उपाय कम यूज करते हैं इस तरह की चीजों में, तो आयुर्वेद में मे भी होता हो चीजें, तो मैं विनय सर आप ये जो आपने एफ्थस अल्सर बताया, एफ्थस अल्सर एंड कोल्ड सोर आर सेम और दे आर डिफरेंट? नहीं, बेसिकली कोल्ड सोर कोई भी, एप्थस अल्सर को ही कोल्ड सोर बोलते हैं। जितने भी अल्सर होते हैं, चाहे वो ट्रॉमेटिक अल्सर हो या इस तरह का अल्सर हो, एप्थस अल्सर, उसी को कोल्ड सोर बोलते हैं हम लोग, और कोई ओके, अलग से उसका अदर नेम है बेसिकली। सिनोनिम है, बोथ आर द सिनोनिम। ओके, चलिए इसी बिंदु पे कि कोल्ड सोर के बारे में कोई और विशेषज्ञ आप जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर शगुफ्ता? बेसिकली जो कोल्ड सोर हमारा जो जनरली हम यूज जो जनरली करते हैं, अल्सर होता है जिसमें कई इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे, जिसमें कि इसमें हर्पीज वगैरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है वर्ड। मगर वो जब पता चलता है कि हर्पीज हैवी है कि ये क्या दूसरा कोई और तो नहीं है, जनरली हर्पीज वाले जो अल्सर होते हैं उनके लिए कोल्ड सोर यूज किया जाता है। एप्थस अल्सर के लिए इतना यूज नहीं करता, मगर पहले हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हर्पीज का अल्सर है या एप्थस अल्सर है। दैट इज अनदर थिंग एक्चुअली। जी जी, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, इसमें घरेलू प्रबंधन है इस कोल्ड सोर का, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि घर हाँ पे इसको बिल्कुल। किस तरह? देखिए, जो एप्थस अल्सर्स हैं, एप्थस अल्सर बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और यूजुअली इसके साथ में एसोसिएटेड पेट से संबंधित समस्याएं भी पेशेंट में दिखाई देती हैं। तो यूजुअली इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो
हम लोग जो है वो ऐसे कषाय रस प्रधान औषधियों का या तिक्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी और पेन की कंडीशन को रिजॉल्व करने में मदद करें। जैसे ऑयल गार्गल्स भी हैं, जैसे कोकोनट ऑयल का गार्गल है वो इसको कम करेगा, और खदिरादी बटी का प्रयोग होता है इसमें जो इस कंडीशन में रिलीफ देता है। टंकण एक बहुत कॉमन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसकी कि उसको शहद के साथ मिला के हम लोग पेशेंट को लगाने को देते हैं, और वो बहुत ही सस्ता मेडिसिन है जो घर पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको खाने के लिए नहीं है, ओरल लोकल एप्लीकेशन लगाते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा जो है एलोवेरा है, मुलेठी है, इनका प्रयोग कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के फॉर्म में और गार्गल के फॉर्म में, ताकि ये इन्फ्लेमेशन और पेन को ये रिड्यूस कर सके। स्पाइसी फूड्स, एसिडिक फूड्स अवॉइड करने चाहिए ऐसे समय पे, हल्का भोजन करना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका इम्बैलेंस ऑफ पित्ता है जो इन्फ्लेमेशन और हीट कंडीशंस को बॉडी में बढ़ाएगा, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो कोकोनट वाटर इनटेक इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू डिक्रीज इट। पेठा है, इसका प्रयोग करना बेनिफिशियल होगा इस कंडीशन पे। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का लोकल लेप लगा सकते हैं वहां पे, वो भी इसमें बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा जो आप ये कषाय और तिक्त रस प्रधान जितनी भी औषधियां हैं, इवन त्रिफला है, त्रिफला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला गार्गल यूज कर सकते हैं, वो भी इसमें मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसी से संबंधित एक सवाल है कि सब लोग गंधारे की बात कर रहे हैं, और तो मार्केट में जो आजकल माउथ वॉश चल रहे हैं लिक्विड वाले, आजकल लोग बहुत उसको इजी एक्सेस है वो तुरंत खरीदते हैं और हर बार ब्रश करने के बाद या जब लगे कि मुंह गंदा उसको यूज करते हैं। तो ये कितना सेफ है और क्या इसका उपयोग करना चाहिए या सही है रेगुलर इसका, इसके बारे में कुछ कोई विशेषज्ञ आपने से बताएं। ज्यादातर डेंटिस्ट जी विनय जी आप बताइए। हाँ, विनय जी आप बताइए। क्लोरोहेक्सिडीन बेसिकली यूज किया जाता है ज्यादातर, मतलब 90% टाइम पे इसको यूज किया जाता है। मगर क्लोरोहेक्सिडीन के बारे में मैं ये बोलूंगा कि कभी भी क्लोरोहेक्सिडीन लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना है। मैक्सिमम 2 हफ्ता, मतलब कहते हैं ना 4 हफ्ते तक यूज करना है, उसके बाद 2 हफ्ते का गैप देना है। मतलब कंटिन्यूअसली मान लो पड़ा 6 महीने तक यूज करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो पहला होता है कि आपके दांतों में स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि आपके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, टेस्ट वर्ड चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि टेस्ट, मतलब खाना खाने में या किसी चीज का आपको टेस्ट नहीं आएगा उसका। तीसरी चीज जो स्लफिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपके जो गम्स वगैरह के एरिया में थोड़ा सा वाइट वाइट कलर के एक म्यूकोसा को डेड कर देता है, और स्लफिंग जैसे बोलते हैं, ये ऊपर की लेयर को निकालना शुरू कर देता है। तो कभी भी यूज करना है, 2 तरीके हैं, एक तो हमारा बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक पर्पस, एक होता है थेरेपेटिक पर्पस। प्रोफाइलेक्टिक पर्पस मतलब कि आप जो रूटीन में हम जो बोल रहे हैं कि आप कर लीजिए रूटीन में, आप वो कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। और थेरेपेटिक पर्पस होता है जब हम कोई सर्जरी करते हैं या कोई भी ऐसा काम, मतलब जैसे ओरल प्रोफाइलिसिस की कहीं पे ब्लीडिंग हुई, तो उस टाइम पे हम उसको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए दे देते हैं। तो कहने का मतलब कंटिन्यूस वे में यूज नहीं करना है। क्लोरोहेक्सिडीन ही क्यों यूज करना है, इसमें भी एक कारण है। क्लोरोहेक्सिडीन में जो क्लोरोहेक्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो आपकी ओरल कैविटी के जितने जैसे बोलते हैं आप म्यूकोसा, दांत, सॉफ्ट सरफेस, वो उससे आके बाइंड कर जाते हैं, एंड इट रिलीज द इन जो मतलब आपका जो बैक्टीरिया को मारने की पावर है, उसको कम से कम उसके अंदर पावर होती है 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन, इसे बोलते हैं सब्सटेंटिविटी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो काफी देर तक उसका इफेक्ट रहता है। तीसरी चीज मैं एक और ये बोलना चाहूंगा कि इसमें जैसे लोग हाई कंसंट्रेशन वाला यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मेरा मानना है कि हर खाना खाने के बाद कुल्ला कर लें, वही बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पहले तो ब्रश करें, अगर ब्रश पॉसिबल है तो ब्रश करें, नहीं तो कुल्ला तो कर ही डालें। जो पुरानी हमारे जवानों की सदियों की हमारी आदत है, लोग मुंह में डाल के कुल्ला फलफला के कुल्ला कर लेते हैं, जिससे के अंदर जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं वो निकल जाए, वो सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल जी। अनुराग जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे?
हाँ, मेरा कहना है कि कभी भी ऐसी कंडीशन में अगर आपको गार्गल करना है तो इट इज फार बेटर टू गो आफ्टर सलाइन वाटर। नमकीन पानी, ये सलाइन वाटर न केवल माउथ का इन्फ्लेमेशन खत्म करेगा बल्कि जो डिब्रीज हैं, डेड सेल्स हैं, उन सबको भी रिमूव करने में फर्दर असिस्ट करेगा और क्लिनजिंग बेहतर मिलेगी। और जहां तक डेंटल पेन्स और मसूड़ों में पेन, इस तरह की कंडीशन आती है, तो इट इज जब भी सलाइन वाटर का गार्गल, वार्म सलाइन वाटर का गार्गल करते हैं तो बेहतर पेन रिजल्ट और पेन को डिक्रीज करना और माउथ क्लिनजिंग भी अगर आप एक नॉर्मल वाटर से करेंगे और एक वार्म सलाइन वाटर से करेंगे, यू विल फील दैट देयर इज अ बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होगा कि आपका माउथ बेहतर है उससे। इसके अलावा भी आप त्रिफला गार्गल कर सकते हैं। त्रिफला का पान टी बना के या काढ़ा बना करके या सिंपल त्रिफला गर्म पानी में डाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हल्दी, नमक और पानी का गार्गल कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में सफिशिएंट क्लिनजिंग करता है और डीप क्लिनजिंग करता है। जी जी, मनीषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी जो हमारे सत्र में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि खाना खाने के बाद जो है हम लोग कुल्ला जो है नमकीन पानी से अगर जो करते हैं, यानी नमक डाल के अगर जो उस पानी से कुल्ला करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दांत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो चॉकलेट खाने के बाद या कोई टेस्टी चीज खाने के बाद वो कहते हैं टेस्ट थोड़ी देर बना रहे मुंह में, इसलिए कुल्ला वगैरह से जो है अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोगों के दांत बहुत जल्दी जाते हैं। तो सभी विशेषज्ञों की माने तो खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर से कर लें। इसी क्रम में आगे जो हमारा बिंदु है वो ये है कि क्या दातून से, जो कि थोड़ा-थोड़ा करके सभी विशेषज्ञों ने इस पे भी प्रकाश डाला है, फिर भी मैं थोड़ा चाहूँगी कि आप सभी विशेषज्ञ इसको पूरे एक्सप्लेन करके हमें ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करें कि दातून से दाँतों की संपूर्ण सफाई हो जाती है? और क्या दातून या ब्रश से दाँतों की सफाई करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? वैद्य अनुराग जी से मैं चाहूँगी कि इस पे थोड़ा-सा इसको पे और प्रकाश डालें। अनुराग जी। जी धन्यवाद मनीषा जी। दतून को बहुत अच्छे से अगर बनाया गया है, नियमों का पालन किया गया है जो बनाने के लिए शास्त्र में वर्णित है कि 12 अंगुल की दतून, और हर व्यक्ति की उसकी कनिष्ठिका उंगली यानी छोटी उंगली के अग्र पर्व आगे आगे वाला एंड उसकी मोटाई की अगर है ऐसी लकड़ी, जो कि अलग अलग टाइप की हो सकती है। सामान्य रूप से जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोग नीम की दतून इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने कई वायरल वीडियोस देखे होंगे, महाकुंभ में लोग नीम की दतून बेचते हुए डिस्क्राइब कर रहे थे। तो नीम की दतून एक अच्छा ऑप्शन है अपने दांतों और ओरल हाइजीन को बेहतर बना के रखने का। इसके लिए जरूरी ये है कि मुलायम दतून एक अप्रोप्रिएट साइज की आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अपने आप में एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मदद करती है। इसके अलावा बबूल की, खदिर खैर की लकड़ी, बरगद की, अर्क की, बहुत सारी चीजों की, अन्य प्रकार की एज पर डिजीज कंडीशन या प्रकृति बदली भी जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से हम नीम की दतून की बात करेंगे। इसका आपको टिप एंड, एक एंड कोई भी लेकर के उसको च्यू करना पड़ता है, दांतों से क्रश करना पड़ेगा, अपने मोलस प्रीमोलस से उसको क्रश करेंगे और जैसे झाड़ू होती है, ब्रूम, उस साइज में वो फैल करके उसके फाइबर्स पतले हो जाएंगे। यानी जहां बंधा हुआ हिस्सा होता है वो पीछे का एंड है, वो बंधा हुआ है, आगे जाके वो फैल के पतले पतले फाइबर्स दिखाई देंगे। उसको ऐसे धीमे धीमे च्यू करेंगे ताकि वो ब्रश की तरह की सॉफ्ट ब्रिसल्स उसके हो जाएं। फिर वो स्प्रेड आउट करके उसको टीथ में आप हल्के हाथों से टीथ एंड गम्स का मसाज कर सकते हैं, उस पे स्ट्रोक्स अप एंड डाउन एंड सर्कुलर मोशंस के थ्रू।
और इसका इस्तेमाल टंग क्लीनिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट कि वैसे भी किसी भी ब्रश का प्रोसेस इज 2 मिनट्स मिनिमम, है ना, 2 से 3 मिनट करना चाहिए। तो इसको 2 से 3 मिनट इसको करना चाहिए और दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद आप सलाइन वाटर या सादे पानी से, बीपी अगर है तो आप सलाइन वाटर अवॉइड करेंगे या सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दातून का, और इससे आप अगर रेगुलर करते हैं तो बहुत से रोगों के होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अनुराग सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दातून जी। की जानकारी नहीं थी, आज आपसे पता चला। दातून में जो भी लकड़ी हम यूज कर रहे हैं एज अ दातून, उससे कभी भी मसूड़ों को चोट पहुंचने की संभावना नहीं रहती? क्योंकि थोड़ा तो अगर जी जी, अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि दातून के साइज, उसकी मोटाई, और उससे पहले मैंने एक शब्द दिया था ताजी मुलायम दातून, है ना। अगर आप इन चीजों को नहीं फॉलो करेंगे और उसके बाद उसकी टिप को क्रश करने का प्रोसेस ऐसा जिसमें कि ये मुलायम सॉफ्ट ब्रिसल ना बन जाए, तब तक आपने अगर दातून को जल्दबाजी में करा कि बस लिया और 4-5 बार दबाया, मोटे मोटे उसके कण छोड़ दिए, उसके बाद ब्रश करने चले, तो अगर फाइबर्स नहीं बनेंगे तो दांतों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो मसूड़े पे दैट मीन्स दिस नीड्स अ स्किल। आप दातून को ब्रश कैसे बनाएंगे, वो स्किल आपको होनी चाहिए कि आप उसको कैसे यूज करें। वो हर कोई गांव में सीखा हुआ है, सबने गांव में दातून की है ना। वो एक बार ले करके जब आप क्रश करेंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कितना मुलायम होना चाहिए। नहीं सर, बस मैं वो स्किल शिवा जी, जब सर तक मैं रिपीट थोड़ा नहीं सा करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। जी ओके मैडम, शिवा जी, जी मैम। हाँ, जी मैम। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जी हम जी ये इस्तेमाल करते हैं पिछले 10 साल से, 10 भी नहीं ओके बल्कि ज्यादा। जब हम 10th में थे, जब से हमने स्टार्ट किया था, और हम ज्यादातर यानी यही करते हैं। ब्रश तो जैसे हम 2-3 दिन में एक बार ऐसा। तो इसमें जो सबसे बड़ी हमें जो यानी क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। जी जैसे जी मिसवाक करना जो है, वो एक अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। जैसे अगर आप कोई भी अच्छी चीज को करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, सफलता के पीछे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो मिसवाक से नो डाउट हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन इसमें जो मिसवाक जैसे नीम की बताई है डॉक्टर साहब ने, अनुराग साहब ने, तो बहुत अच्छा है कि नीम की अगर आप कर सकते हैं। लेकिन नीम की मिसवाक करना सबसे ज्यादा मुश्किल जो मुझे लगता है, क्योंकि एक तो ताजी मिलना, हर जगह पर नीम का पेड़ अवेलेबल नहीं, हर जगह ताजी मिल नहीं पाती है, और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो हम उसके लिए हमें जो लगता है, हम करते हैं पीलू की लकड़ी की, जो मार्केट में अवेलेबल है, और वो मार्केट में पैक्ड साइज में बहुत अच्छी अब तो आने भी लगी है। और उसका जब वो हम लाते हैं मार्केट से, उसे पैकेट में खोलते हैं, तो वो बहुत अच्छी फ्रेश निकलती है। और उसको फिर हम एक साइज में उसको हम थोड़ा सा उसको छील लिया जाता है ऊपर से, जितना हमें तकरीबन यानी 1 इंच से थोड़ा सा कम उसको हम साइड से छील लेते हैं। और फिर उसका जो फर्स्ट ब्रश बनाना होता है, तो उसके लिए हम पहले उसको थोड़ा सा राउंड शेप में नाइफ की मदद से आप उसको कर लीजिए। और फिर आपको यानी जो हम करते हैं, हम ये करते हैं क्योंकि दाँत की मदद से थोड़ा-सा उसको हमें करना मुश्किल होता है, तो हम पहले किसी भी ऐसी हार्ड चीज़ से हम उसको कूट प्रेस लेते हैं। करके उसका कूट लेते हैं और ब्रश बना लेते हैं। फिर ब्रश बनाने के लिए डायरेक्ट हम उसको नहीं करते, उससे आपके मसूड़े को नुकसान हो सकता है। तो हम उसको पहले भिगो देते हैं पानी में, और थोड़ा-सा वो 2 घंटे भीगा रहता है। फिर उसके बाद उसको हम एक बार कट करते हैं ऊपर से, तो बेहतरीन ब्रश बन जाता है। फिर आप ओके उसको 8 दिन, 7 से 8 दिन आप उस ब्रश को इस्तेमाल करिए, फिर आप उसको उतना पोर्शन कट कर दीजिए, फिर अगला बना दूसरा लीजिए। आपको बनाना है। हम्म, अब लेकिन ये ओके इसके इतना बेहतरीन, जब ये ब्रश बन जाता है, आप इसको रेगुलर करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको ब्रश से ज़्यादा आपको इससे फ्रेशनेस मिलेगी, आपके टीथ की बहुत सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएँगी। आपका ब्रश जहाँ नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक आपकी मिसवाक आपके पहुँचती है और बहुत फ़ायदा करती है। और नीम की अगर आप बीच-बीच में कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होता है।
साथ-साथ आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा लौंग का पाउडर बना के रख लीजिए और जब आप मिसवाक करें तो जैसे हम उस पे पेस्ट लगाते हैं, आप ज़रा-सा 2-4 उस पे 1 चुटकी आप लौंग का पाउडर डाल लीजिए और आप मिसवाक कर लीजिए। फिर देखिए आप, बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है और हमारा थैंक यू ये मैम। अपनाया हुआ है तो बहुत अच्छा मैम लगता है। जी, मैम बस शुक्रिया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप जी सर। पीलू की लकड़ी जी। से कर रही हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन रोज मत करिए। वो शास्त्रों में निषिद्ध दतोन के अंतर्गत रखा गया है। जी। और मतलब उल्टा कर लीजिए, नीम को ज्यादातर करिए, पीलू की लकड़ी को कभी कभी असल करिए में ब्रश प्लीज। से हमें थोड़ा बेहतर लगता है क्योंकि ब्रश तो बिल्कुल ही एकदम वो है, प्लास्टिक है और क्या उसका मटेरियल है, कहाँ से बना है, कैसे बना है, हम उसको एक्सप्लेन थोड़ा-सा अगर हम करें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम आजकल इसी पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि प्लास्टिक और एक ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर के लिए, जो अपने आप में एक रीयूज़ वाला मटेरियल है। और कहीं हम नेचुरल चीज़ को कर रहे हैं तो नेचुरल में ये है कि कम से कम वो डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रही है, तो हमें वो जी, थोड़ा-सा उसके कंपैरेटिवली बेटर लगता है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि नीम की ही करें। जी, हमारे मेहराज सर कुछ अनुराग बताना चाह रहे हैं। जी, जी, शगुफ्ता जी, डॉक्टर विनय, जी, आशीष जी, मैं जी थोड़ा बाबू। सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए इंटरवीन करना चाहूंगा। ये एक बहुत जी, अच्छा बिल्कुल सर। टर्म है इस समय डिस्कशन का, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दातून करिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रश करिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीलू से करिए। इसमें 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि जी। देखिए, अभी डॉक्टर विनय ने भी बताया, सब लोग कह रहे हैं कि ब्रश करने का भी एक तरीका है। आप ब्रश पहचानिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए, उसको ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, सर्कुलर हुँ, हुँ। सब करिए और अच्छे से साफ करके रखिए। ब्रश के अगर ब्रिसल्स खराब हो जाएं तो ब्रश को बदल दीजिए। तो जिस तरह ब्रश को यूज करने में प्रिकॉशंस रखने जरूरी है, अगर आप ब्रश ठीक से नहीं किया तो ब्रश आपके मसूड़ों को इफेक्ट कर सकते हैं या दांत को ठीक से साफ नहीं करेंगे तो फिर आपको फ्लॉस यूज करना पड़ेगा या जो छोटा वाला ब्रश आता है उसको यूज करना पड़ेगा। उसी सर मैं तरह नीम के दातून के बारे में जब अनुराग जी ने कहा तो कहा कि नहीं, सॉफ्ट होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, छोटी उंगली के बराबर की टिप की उसकी मोटाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके भी प्रिकॉशंस उन्होंने बताए। अब फिर मिसवाक के बारे में या जो पीलू के बारे में डॉक्टर शगुफ्ता ने कहा, तो अब आयुर्वेद के शास्त्र में बेशक वो बहुत अच्छी न मानी जाए, पर यूनानी के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अब सिर्फ फर्क ये है कि नीम की दातून हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है, मिसवाक की दातून हमारे यहाँ मार्केट में मिलती है पैक्ड, 10-15 रुपए 20 रुपए की। तो जिस तरह से ब्रश की कीमत है उस तरह की इसकी, ये गांव में जो लोग यूज करेंगे वो तो मिसवाक तो उनको मिल नहीं सकता, बबूल भले यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ हैं, मैं उनके डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा, वैद्य लोग अगर बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं जैसे आम का पत्ता, कोई कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं? जी विनय जी। तो मैं ये कह रहा था कि नीम की दातून आपके पास उपलब्ध है। हेलो जी विनय जी, आप तो बोले। इस क्या मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, विनय विनय जी कुछ जी बोलना चाह रहे हैं सर। बताइए सर यहाँ पर मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ प्लीज। एक्चुअली। मैं अगर ये बोलूंगा लोगों को नीम की दातुन नहीं करनी है तो मैं उस चीज को थोड़ा सा मतलब मेरे ऊपर गलती, लोग कहेंगे कि क्या बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि नीम की दातुन अच्छी चीज है अगर प्रॉपरली की जाए। जैसे अनुराग जी ने कहा था कि फाइबर अच्छी तरह बना लिए, कितने लोगों को मालूम है नीम की दातुन का, जो चारबाग रेलवे स्टेशन पे उनको बताया जाए कि भाई ऐसी दातुन होनी चाहिए। दूसरी, जैसे डॉक्टर शिवा मैडम ने बात की कि जिंजा गम्स को इंजरी करेगा, मैं 90% कह सकता हूँ, 99% कह सकता हूँ कि जैसे मैडम प्रवीण मैम ने करती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास तो केस आते हैं, हम तो दांतों को देख के पहचान जाते हैं कि भैया तूने दातुन की है कि नहीं की है। हम तो उससे बोलते हैं, पेशेंट कंप्लेन लेके आया, सर मेरे मुंह में
चारों तरफ सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा पानी लग रहा है, तो उसका दांत एक्चुअली जो नीम के दातुन जो करते हैं उनके दांत बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? हम तो रीजन पे जाते हैं ना, वो गम्स रिसीड मसूड़ों को शिफ्ट कर देता है पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, जड़ की तरफ शिफ्ट करता है। इस शिफ्ट में होता क्या है, दांत तो बड़े बड़े दिखने लगते हैं, उसका दिक्कत क्या होती है, उसके जो मसूड़ों के नीचे कौन सी सरफेस है हमारी, मसूड़ों के नीचे सरफेस है सीमेंटम। और सीमेंटम बहुत, हम तो साइंटिफिक बात कर रहा हूँ ना मैं, सीमेंटम बहुत सेंसिटिव होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, इसलिए लोगों को ठंडा लगना शुरू होता है। तो मैं हमेशा नीम की दातुन को डिस्करेज करता हूं, मगर मैं ये बोलूंगा तो 50 लोग मेरे से कहेंगे क्या पागल हो गए हो कि तुम नीम की दातुन को मना कर रहे हो, सारे लोग हजारों सालों से यूज करते हुए आ रहे हो। क्योंकि मैंने केसेस देखे हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज में आते हैं पेशेंट लेके आते, हम तो उससे देखते बोलते हुए तुरंत दातुन की है, कहता है हाँ सर अभी तो नहीं कर रहा, मैंने 10 साल से छोड़ रखी है, मगर उससे पहले 15 साल मैंने की है। तो दिक्कत वही है बेसिकली, उसकी जो सीमेंटम है, मैं फोटोग्राफ कहीं दिखा हूँ जिसमें ये दिक्कत आती है कि सीमेंटम एक्सपोज हो जाता है, मसूड़ा शिफ्ट होने। इवन मैं बता रहा हूँ, बचपन में मैं भी गांव से हूँ सर, मैंने भी दातुन यूज की हुई है, और समटाइम्स हम कभी जाते थे ब्रश नहीं होता था तो हम दातुन तोड़ के ही हम कर डालते थे। मगर मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा, जब अब मैडम कहेंगी कि मैडम तो 10 साल से यूज कर रही है परवीन मैम, मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि मैं नीम की दातुन का कारण सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लोगों को करना नहीं आता, फाइबर बनाना नहीं आता। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है विनय सर आपने पहले ही बताया कि लोगों को ब्रश करना ठीक से नहीं आता, जो इतनी सिंपल चीज है, तो दातुन तो ऑब्वियसली लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गई है, इट्स अ टेक्निकल, इट नीड्स स्किल। एक मिनट और लूंगा मैं। उसमें दिक्कत क्या है, पहले के जमाने में डेंटल ट्रीटमेंट इतना नहीं होता था। पहले के जमाने में सर, अगर मैं 30-35 साल पहले की बात करूं तो 2 ही ट्रीटमेंट थे डेंटल में, कि दांत निकलवा दो, दांत लगवा दो। इसीलिए हम कहते थे दांत जैसे अगर 50 साल की उम्र पे दांत किसी के निकल गए तो कहते थे तो बुढ़ापे की बीमारी है, दांत तो निकलना ही है। जैसे हम कहते हैं आज की डेट में घुटने खराब हो गए, अरे तो बुढ़ापे की बीमारी है। सो नाउ माय पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, नीम दातुन जो करते थे दांत हिलने लगते थे, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्टिंग हो रही है ना मसूड़ों की, तो जिसकी वजह से दांत हिले, दांत निकलवा लिया जाके उसने, उसे क्या पता चला। मगर आज की डेट में लोगों को जब अवेयरनेस बढ़ गई है दांतों के इलाज की, तो जब दांतों का जब काफी दिनों तक रहता है और नीम की दातुन करता है तो लोगों को ये मालूम है अब दांतों का इलाज हो जाता है। तो जब पहुंचता है क्लिनिक पे या मेडिकल कॉलेज में, तब उसे मालूम पड़ता है अरे ये तो मैं दातुन जो कर रहा था जिसकी वजह से मसूड़े मेरे शिफ्ट हो गए, अब मेरे को ठंडा लग रहा है उसकी वजह से। अब इलाज कुछ है नहीं उसका, इलाज क्या है, तो कैप लगाऊं मैं उसके ऊपर, या फिर क्या रूट कैनाल करूं। पहले क्या, तो पहले के जमाने में रूट कैनाल तो थी नहीं इतनी प्रचलित, रूट कैनाल कर ही नहीं पाता था आदमी। तो पहले क्या होता, दांत निकाल दिए जाते थे। पहले का ट्रीटमेंट 2 थे, दांत निकालना और दांत चाप लगा देना। आज के समय पेशेंट आता है हमारे पास, बताता है कि मसूड़े उसने, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, प्लीज इस चीज को ये ना समझें। बिल्कुल मैं विनय जी से भी सहमत हूँ और शिवा पंडित जी से भी सहमत हूँ, क्योंकि लोगों को जो है वास्तविक में जो दातुन करना नहीं आ रहा है, शहर के लोगों के लिए भी है, गांव के लोगों के लिए भी है, कि कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। इसीलिए हम लोग इस चर्चा को करते हैं ताकि वो लोग इस चीज से सीखें कि उनको कैसे करना है या दातुनी कैसे करनी है। बिल्कुल ये आयुर्वेद में भी लिखा भी है कि दातुनी जो होती है, ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे मसाज करते हुए सफाई करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस पकड़ा, घर घर हिला दिया, तो इससे तो जाहिर सी बात है मसूड़ों को नुकसान पहुंचेगा ही। जैसे गांव में सर, जैसे गांव में कुछ आप समझ रहे हो मैडम, कोई सवाल गांव में व्हाइट वॉश किया जाता था ना कलई, तो उसको जैसे चलाते हैं वैसे ही लोग चलाते हैं, लोगों को पता तो है नहीं है। तो जो अपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने इसीलिए इंटरवीन किया कि जैसे ब्रश को ठीक से करना और ब्रश सही पहचानना और कब डिस्कार्ड करना, इसी तरह दातुन, कौन सी दातुन करना, कितनी देर करना, किस तरीके से उसकी कूची बनाना और कब उसका अगला पोर्शन डिस्कार्ड करना, चाहे वो नीम का हो या बबूल का हो या अखरोट का जो पीलू का हो, कोई भी हो, उसको हम डिस्करेज कर ही सकते हैं। सदियों से ये हो गया है। ये लंबी चर्चा का विषय है मेरे ख्याल से। या हमारी एक प्रतिभागी है पायल जी, इसमें डॉक्टर राम दिखाई दे रहे हैं, एक डॉक्टर राम दिखाई दे रहे हैं, DRDO के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर राम?
हेलो। और एक टी से कोई है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, वो कहें क्या कहना चाहते हैं अपना अपना। तो साहब आप म्यूट है राम साहब। आप अपना म्यूट को ऑन कर दीजिए, म्यूट वाले पॉइंट को दबा दीजिए तो चालू हो जाएगा। मनीषा आप अनम्यूट कर सकती हैं क्या इनको? अपने यहाँ से अनम्यूट कर सकती हैं? मेरी तरफ से नहीं हो पाएगा इनका, मेरी तरफ से। आप कोशिश करें राम जी। और पायल जी, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल है आपका तो आप पूछिए दीजिए। पायल जी, राम जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए पायल जी। No, I extremely delighted to see the. आप कुछ कहना चाह रही हैं? राम जी बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए राम जी, बोलिए आप। या डॉक्टर राम बताइए। In Jodhpur we also run a 100-bed hospital on integrated medicine, and I'm very happy जो आपके experts आए थे. Usually we use all here, and Dr. Anurag is very well known to me last 20 years. I've taken his classes also in the Indian Research Institute Integrated Medicine. Very excellent subject you have taken. I congratulate all of you for giving this information and knowledge to all of you. I am 82 years old. With God's grace, I am keeping all my buccal cavity, teeth with the information you have given, getting in the early morning, doing datun, and then triphala upyog, haldi upyog. So these are the old chikitsa paddhati we must follow. And see, no animal, किसी भी एनिमल के दांत गिरते नहीं, कोई ब्रश नहीं करता, कोई मंजन नहीं करता. As a WHO fellow, I would like to say that dental hygiene has nothing to do with the paste and the brush and the rubbing. It is basically rubbing, massage जो अपने करते हैं मसूड़ों की, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सारे जानवर अपने जीभ से दांतों को रगड़ते हैं, वो करते हैं. So this massage must be kept. Then I congratulate all the organizers, all of you, for the excellent information and giving me an opportunity to express my view. Thank you very much, sir. Thank you very much. बहुत Thank you, sir. बहुत धन्यवाद राम Thank जी। you, sir. और थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी जो है ब्रश की जगह कुर्चिका यानी कि दातून का ही इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे उससे काफी लाभ है और काफी अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ब्रश की अपेक्षा दातूनी से मुझे मुंह में काफी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं मनीषा जी। जी बिल्कुल, इसी से आगे हम जोड़ेंगे, दातून से आगे जोड़ेंगे कि जो बाजार में मिलने वाले जो मंजन होते हैं वो कितने लाभकारी होते हैं, और क्या कोई घर में हम मंजन तैयार कर सकते हैं और कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं वैद्य अनुराग जी और उषा गुप्ता जी। सबसे पहले मैं वैद्य अनुराग जी से निवेदन करूंगी। जी धन्यवाद मैम। बिल्कुल हम लोग घर में अपने हिसाब से एक दंतमंजन बना सकते हैं, और उसके लिए कोई ना कोई बेस पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि नीम पत्र, नीम का चूर्ण हो सकता है, या मुलेठी चूर्ण हो सकता है, या त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर, या सी सॉल्ट समुद्र नमक, या कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चॉक कहते हैं, ऐसा कुछ भी बेस पाउडर के फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। जो इसमें लौंग, दालचीनी, इलायची या पेपरमिंट, इनको हम कुछ कुछ मात्रा में ऐड कर सकते हैं, और इन पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एडिशनली हम चाहे तो इसमें ट्रेस मिनरल्स डाल दिए, हिमालयन रॉक सॉल्ट या पेपरमिंट या टी ट्री ऑयल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो हम टीथ क्विक क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, डॉक्टर शगुफ्ता, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि क्या कोई हम मंजन घर पे भी तैयार कर सकते हैं और इसे किस तरह तैयार करें और कैसे यूज़ करें? डॉक्टर शगुफ्ता। मुझे लग रहा है कि शायद मनीषा जी माफी चाहता हूँ, मैं फिर एक्चुअली किसी का फोन आ गया तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। क्वेश्चन क्या था मैडम? एक्चुअली डॉक्टर शगुफ्ता जी फिर से जुड़ चुकी है। मेरा प्रश्न ये था कि जो हम घर पे कोई जी। दांतों की सफाई के लिए कोई मंजन तैयार कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो किस प्रकार तैयार करें और कैसे बिल्कुल साफ ये आवाज कहीं से आ रही है? ये बहुत आवाज़ आ रही है किसी को कविता या जी क्वेश्चन से। आप अपना माइक बंद करिए, कविता जी माइक बंद करिए आपके माइक से, और भी किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ करिए। हाँ, अब बताइए डॉक्टर विनय, डॉक्टर गुप्ता। सर देखिए, जैसे मैडम ने पूछा कि घर में कोई बना सकते हैं, ये तो देखो हम एलोपैथी वाले लोग हैं, आयुर्वेदिक में घर में चीजें बनती हैं जैसे हल्दी वगैरह ये चीजें मिक्स करके। मगर मैं ये कहूंगा कि जैसे हम लोग ऐसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी मार्केट में आ गए हैं, मगर एविडेंस के हिसाब से मैं ये बोलते हैं कि टूथपेस्ट जो भी यूज करो इट शुड बी फ्लोरिडेटेड। अब उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और जगहों पर कि फ्लोरिडेटेड क्यों यूज करना चाहिए। ये एविडेंस है यूएस में जितना भी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज उठा रहे हैं वो वहाँ की उठा रहे हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक समय था जहाँ पर कैरीज बहुत ज्यादा थी, जिसका एक मेजरमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं DMFT। आज की डेट में वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई, मतलब 0.5 ऐसे रह गई है वहां पर कैरीज। हमारे यहाँ आज के अपने देश में कहने का मतलब है आज की डेट में भी लगभग 3 से 4 के आसपास DMFT है, मतलब हर आदमी के मुंह में एक दो दांत मतलब कैरीज से अफेक्टेड है। वहां बिकॉज ऑफ फ्लोराइड इट हैज बीन कम डाउन। तो हम तो ये कि यही चीज बोलते हैं कि टूथपेस्ट जो भी यूज करो इट शुड बी फ्लोरिडेटेड। मगर आज की डेट में लोग पतंजलि आ गया, मेसवॉक है, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी टूथपेस्ट यूज होना चाहिए, पाउडर कभी भी नहीं यूज होना चाहिए। जो भी यूज करना है टूथपेस्ट यूज करना है, कोई भी कर ले, मगर एविडेंस के बेसिस पे फ्लोरिडेटेड होने चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जी, शगुफ्ता जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, जी। जैसा कि सर ने बताया कि पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए और पेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि जैसे पुरानी जो किताबें हैं या जो हमारे जितने भी रेफ़रेंस बुक्स में या जो हमें एविडेंस बेस हमारी जो स्टडीज़ हैं उसमें हमारा क्लिनिकली जो प्रूवन हमारे बहुत सारे फ़ॉर्मूलेशंस हैं जो कि पाउडर बेस्ड ही हैं। और उसमें कहीं न कहीं वो दवाएँ मौजूद हैं जो इन हर्बल पेस्ट के जो फ़ॉर्मूलेशंस जो सर बता रहे हैं कि पेस्ट करना चाहिए, फ्लोरेटेड करना चाहिए। तो हमारी कहीं न कहीं वो दवाएँ जो हैं, जो उसमें जो पेस्ट में जब किसी भी दवा को डाला जाता है और उसका पेस्ट की जो फ़ॉर्म बनाई जाती है, तो एज़ अ बेस जब उसमें बनाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल बेस बना के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। तो हमारा जो फ़ॉर्मूलेशन है यूनानी का ख़ास तौर से, तो उसका जो पार्टिकल साइज़ है, तो हमारे यहाँ पर अभी इस पे हमारा काम चल रहा है कि हम ये एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ ही लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इसके ऊपर हमारा मार्केट में भी जल्दी आ जाएगा कि जो एविडेंस है कि आप उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर पे आप प्रूव कर सकें कि जैसे कितना पार्टिकल साइज़ उसमें आना चाहिए, तो हमारा जो पाउडर है वो उसको नुकसान नहीं करे, जो हमारा इनेमल है टीथ का। तो हमारे यहाँ पर हम जो मैंने आपको बताया कि बबूल की छाल जो है उसका और संग जराहत हमारे यहाँ ये वो वाली दवाएँ हैं, जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। भई हम लौंग, काली मिर्च और ये बबूल का जो है ये गोंद है, इन सब चीज़ों को हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम जो पाउडर बनाते हैं तो उसका जो पार्टिकल साइज़ है, वो उस हद तक रखते हैं कि हमारे इनेमल को नुकसान नहीं करेगा और हमारे यहाँ पे बताया भी उसी तरह से उसको बनाने के लिए, कि उसको एक्सट्रैक्ट भी बहुत सी जगह पर हमारे यहाँ पर अब बना रहे हैं लोग और उसको पेस्ट में डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन बस ये केमिकल नहीं है उसके साथ में, क्योंकि अगर हम उस पे पेस्ट में जाएँगे तो हमें केमिकल बेस्ड करना पड़ेगा। तो
हम उस केमिकल से बचने के लिए हम उसका पार्टिकल इतना कर देते हैं और वो नुकसान नहीं करे दांतों को। तो हमारे यहाँ पर ये इस तरह के फॉर्मुलेशंस बहुत हैं जो यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल भी ऐड करते हैं। जैसे लौंग का तेल, उसमें फिक्स्ड ऑयल और एसेंशियल ऑयल दोनों चीज़ें हैं, जो हमारे दाँतों के लिए भी फ़ायदा करता है, दर्द में भी फ़ायदा करता है और नुकसान भी कुछ नहीं है और इसकी स्टडीज़ मौजूद हैं, जो स्टैंडर्ड इनके आ भी चुके हैं और बहुत सारी एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक्टिविटीज़ इनकी प्रूव्ड हैं। हमारे यहाँ पे जितनी भी ये दवाओं का हम ज़िक्र कर रहे हैं। तो इनके अंदर कोई ऐसे हार्श फाइबर नहीं आता, जो हमारे टीथ को या गम को हमारे नुकसान करे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक डॉक्टर और प्रश्न है। विनय को शायद थोड़ी-सी नहीं मैंने आशीष जी मैं थोड़ा-सा फिर से आऊँगा। जी, जी। जो फ्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय, जिन एरियाज़ में फ्लोराइड नहीं होता है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में फ्लोराइड लगभग नहीं है। हिंदुस्तान में कई जगह फ्लोराइड काफ़ी मात्रा में ज़मीन से है, पानी में आता है और जहाँ फ्लोराइड ज़मीन से आता है, वहाँ तो दांत टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं फ्लोराइड के कारण, क्योंकि एक्सेस हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे थायराइड के केस में, हाइपरथायराइडिज्म में, जहाँ गॉइटर की समस्या होती थी आयोडीन नहीं होने के कारण, तो उनको तो आयोडीन की ज़रूरत है, पर जहाँ आयोडीन सफिशिएंट है उनको जब हम आयोडीन देते हैं तो एक्सेस आयोडीन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लगभग वैसा ही फ्लोराइड के बारे में है। तो अब ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये थोड़े से सेंसिटिव सवाल हैं कि जो कॉमन मैन क्या यूज़ कर सकता है। तो कॉमन मैन के लेवल पर जो आयुर्वेद के हिसाब से जो मैं देखूं कि भाई मीठी चीज़ जो भी मृदु चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, वो दांत के लिए अच्छी नहीं होती, कफ बढ़ाती हैं, दांत को इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। इसीलिए कषाय चीज़ों का इस्तेमाल, चाहे वो मंजन हो, चाहे वो दातून हो, बबूल का हो, चाहे नीम का हो, चाहे पीलू का हो, ये सब कषाय रस वाले हैं। कषाय रस दांतों के लिए सुबह सुबह बहुत उपयोगी है, ओरल कैविटी के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो स्वीट टूथपेस्ट आते हैं, अब इंक्लूडिंग आप देखिए तो जो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कंपनियां, कॉलगेट जैसी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर कोई भी हैं, अब ये सब भी हर्बल यूज करने लग गई हैं। क्यों यूज कर रही हैं? तो ये थोड़ा सा मार्केटिंग के इश्यूज भी जब इसमें आ जाते हैं तो स्वास्थ्य को मार्केट ओवरटेक कर देता है। तो अगर ये पार्टिकल साइज की बात कर रही हैं शगुप्ता जी, अगर जो मंजन पाउडर जिसके मोटे अगर दाने नहीं हैं तो वो टिश्यू को, गम के टिश्यू को या दांत को, इनामिल को नुकसान नहीं करता है। ये इस तरह की स्टडीज हैं। तो इसके ऊपर आज वैसे भी भारत सरकार में नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम शुरू करने का, कि हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम चले जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सबको जोड़ के कॉमन मैन क्या करे, सामान्यतया क्या करे, इसके ऊपर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छे एक्सपर्ट्स के, ICMR के, DGs के लेवल के लोगों के और जो डॉक्टर्स के एक वर्किंग ग्रुप बना के इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर सकें। दांतों के लिए तो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे आप सब कह रहे हैं कि ये इट्स ए डोरवे टू ऑल हेल्थ, ओरल कैविटी इज डोरवे टू ऑल योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं सॉरी मैंने ज़्यादा नहीं सर बढ़ाई बात। नहीं सर, कुछ इश्यूज अगर मनीषा जी, विद योर रेस्पेक्ट सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जब आपने फ्लोराइड के बारे में बोला सर, आपने फ्लोराइड के बारे में बोला, फ्लोराइड का जो इफेक्ट है ओरल कैविटी के अंदर वो टॉपिकल इफेक्ट है। तो जहां पे फ्लोराइड लोगों के, हम तो वहां पे भी बोलते हैं जहां फ्लोरोसिस हो रखी है लोगों को, वहां पे भी टूथपेस्ट फ्लोरिडेटेड होना चाहिए।
तो जो मैं फ्लोराइड, क्योंकि ये पूरी तरह से एविडेंस है कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आपको यूज करना है, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप जहाँ पे फ्लोराइड, पानी के अंदर फ्लोराइड कम है या ज्यादा है, क्योंकि फ्लोराइड का इफेक्ट है वो टॉपिकल इफेक्ट है, और कोई रीजन नहीं है। मगर हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ सर, हमारे इंडिया में काफी एरिया ऐसे जहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। तब भी मैं कहूंगा कि क्योंकि सर इसमें बेसिकली 2 बेल्ट है, एक एंटी फ्लोराइड बेल्ट काम करती है, मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, एक फ्लोरिडेटेड लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इफेक्ट इज टॉपिकल ऑन द टूथ। दैट्स इट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, मैं अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाहूंगा। देखिए, जब आप ओरल में पानी में यूज कर रहे हैं फ्लोराइड, तो पानी तो आप पी रहे हैं, तो टॉपिकल भी काम कर रहा है वो। एनीवे, ये एक एक्सपर्ट की डिस्कशन फोरम नहीं हो जाए, इसलिए सर मैं भी यही चाहता हूँ सर, मैं थोड़ा सा जी सर, ये बहुत लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े हम लोग। एक मेरा क्वेश्चन है कि जी, बच्चों के दूध के दांतों की देखभाल कैसे करें और उनको गिरने के बाद इसका क्या प्रबंधन करें? और जैसा कि सर ने बोला है, फ्लोराइड जो है टेढ़े मेढ़े दांतों का एक कारण हो सकता है। इस प्रकार से और कौन से अन्य कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में अक्सर टेढ़े मेढ़े दांत देखे जा रहे हैं, और इनका कुछ आदतें या घरेलू प्रबंधन या इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बताएं प्रोफेसर विनय जी। हाँ, ये एक्चुअली बच्चों में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, एक नेचुरल प्रोसेस है हमारा ओरल कैविटी के अंदर, जो आपका जो दांत है, दूध के दांत है, दांत अपने हिसाब से गिरेंगे। दांत अगर समय से पहले गिर रहे हैं, किस कारणवश, मे बी जिसके अंदर नर्सिंग मॉडल कैरीज लग जाती है, जैसे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि बच्चों के आगे के दांत पूरे गायब हो जाते हैं समय से पहले, जड़ बची रह जाती है, जिसको बोलते हैं हम नर्सिंग मॉडल कैरीज। समय से पहले दांत अगर गिर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ आगे के दांत जो होते हैं, वो दूध के दांत, आगे के दांत 5 साल पे गिरना शुरू होते हैं, ठीक है, 6-7 में परमानेंट शुरू हो जाता है। अगर वो दांत 3 साल पे गिर गया, कहने का मतलब किसी भी कारणवश, तो और उसको स्पेस को मेंटेन नहीं किया गया, तो आपकी ओरल कैविटी में टेढ़े मेढ़े दांत आना स्वाभाविक है। और भी दिक्कतें, जैसे कि लोगों को तुमने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में थुतलाना, बोलते हैं ना, क्योंकि थुतलाना कि लोग थुतला के बोलता है, क्योंकि आपका समय से पहले दांत गिर गया, जिसकी वजह से टंग को जो स्पेस मिलना चाहिए था, टंग को वो स्पेस नहीं मिला, उसने ज्यादा स्पेस ले लिया, जिसकी वजह से उसको हैबिट डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में टंग थ्रस्टिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग थुतलाना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपके दांतों में पहली बात तो कीड़े ना लगे, समय से पहले गिरने ना दें, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जो रिजॉर्प्शन जिसे हम बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, अब ऊपर दांत परमानेंट आ रहा है, वो प्रेशर की वजह से डेसिडुअस टूथ को, दूध के दांतों को प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। हर दांत का टाइम है ±6 मंथ, वो गिरेगा आएगा। उस प्रोसेस को अगर आप छेड़ने का मतलब है कि अगर समय से पहले दांत गिर गया तो दिक्कतें पैदा होंगी। और जैसे कि कई हैबिट ऐसी हो, बच्चे से अंगूठा चूसता है, अंगूठा चूसने की हैबिट है, पेंसिल चबाने की हैबिट है, इस तरह की अगर हैबिट रखे हुए है बच्चा, तो दांतों का टेढ़ा मेढ़ा स्वाभाविक है। और समय से मतलब जो अगर गिर गया है दांत समय से पहले और बाद में परमानेंट आता है, तो टंग थ्रस्टिंग की वजह से उसमें और भी प्रेशर पड़ता है उस दांत के ऊपर, जिसकी वजह से भी टेढ़े मेढ़े होते हैं और स्पेस का लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से और दूसरे दांत उस जगह को घेरने लगते हैं, जिसकी वजह से, जैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में क्राउडिंग, दूसरे दांत और जगह स्पेस घेर लेते हैं, जिसकी वजह से दांतों में उबड़ खाबड़ आना स्वाभाविक है। तो दांतों को, दूध के दांतों को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको दांत टेढ़े मेढ़े नहीं करने। इतना ही कहूंगा। विनय सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों में दांत गिरने के पहले पीछे एक दांत आ जाता है, दूध के दांत गिरने की जो उनकी एज रहती है 5-6 के आसपास, तो जैसे एक दांत हिल रहा है उससे पहले पीछे। हाँ, वो नेचुरल प्रोसेस है, जो पीछे दांत आता है, जो हमारा, जैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में बड, दांत का बीज, जिसे हम बोलते हैं दांत का बीज, नीचे वाले दांतों में जो दांत का बीज होता है वो थोड़ा लिंगुली होता है। तो जब आपका डेसिडुअस होता है तो वो परमानेंट जब आ रहा होता है तो पीछे आ रहा होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से जो डेसिडुअस गिरेगा और टंग के प्रेशर की वजह से वो अपनी जगह लेगा, जो परमानेंट टूथ। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। May I add something?
सर प्लीज बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। I was an expert in WHO on fluorides. I have prepared the fluoride map of India, and as you ask the dental caries in the infant, while child is cutting the teeth, that time the enamel is made of hydroxyapatite. If fluorine is not given up to around 1 ppm up to the age of 8 or 10 years, this hydroxyapatite, जो रक्षा कवच होता है दांत के ऊपर, it is converted into fluoroapatite. It is very impervious and hard and remains for the life of the tooth. As far the fluoride is concerned, while if you are taking, रोज तुलसी खाते हैं, इलायची खाते हैं, डोंडा है, गरम मसालों में है, enough fluorine is given by the nature. Those people who take betel, थोड़ा हिसाब से खाते हैं, पान खाते हैं, उसमें भी काफ़ी फ्लोराइड अपन नेचुरल में मिलता है, लेकिन 1 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड पानी में होने से तब डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है, और ज़्यादा पानी में लगातार फ्लोरीन होने से स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है। राजस्थान में अजमेर के पास से लेकर करीब 6000 विलेजेस में पीपल बिल्कुल बकल हो गए हैं ड्यू टू स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस कंट्रोल पर इस पर WHO ने ICMR में we have done enough work. Second point, regarding the use of the powder, it should be very, very fine, and in our area people use the local made powder. उसमें थोड़ा हल्दी, सेंधा नमक, एलम को, फिटकरी को तवे में भूनकर और खाने वाला सोडा और जरा से इसमें सरसों का तेल मिलाकर, it is very, very useful and healthy. Many times सेंधा नमक और सरसों के तेल का मसाज भी रिकमेंड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद सर राम सर, मैं आपसे 100% 200% सहमत हूँ दोनों पॉइंटों पे, जो फ्लोरोसिस के लिए आपने बोला और जो आपने नेचुरल टूथपेस्ट के लिए बोला। फ्लोरोसिस के लिए आज की डेट में सर मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ता में सोनभद्र, आप हमारे यूपी में एक सोनभद्र एरिया है दैट इज बैडली अफेक्टेड, और जो आपने बोला हुआ है इसी, अगर मेरे पब्लिकेशन है कहीं इस चीज पे, मेरी रिकमेंडेशन जैसे आपने 1 ppm बोला उसको मैंने मेंशन किया हुआ है, इट शुड बी लेस देन 1 ppm बिकॉज इन इंडिया our diet system is like that, we are getting fluoride from other sources also, as you mentioned. Thank you. Right sir, if you are living in the high altitude, you hardly drink 1 or 2 liter water per day, while in the desert and the temperate climate we drink 5 to 6 liters of water. Agree sir, agree, completely agree sir. So now you calculate, if you are taking, it should not, the AIIMS fluorosis control cell in Delhi where we work, that we have used the, it should not exceed 1 ppm. It Right. should not exceed 1 ppm in drinking water. बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद हाथी को अलग अलग दिशा से देख रहे हैं, कोई पैर देख रहा है, कोई पूंछ देख रहा है, और सभी तथ्य सही हैं। बस इसी को जोड़ने के लिए ही हम लोग ये वेबिनार करते हैं, ताकि सभी की जो अपने अपने मंतव्य हैं वो पे रखे जा सकें, और जो हमारी पार्टिसिपेंट है उसको बहुत सारे जो है हाथी के बारे में पता चले, ताकि उस पूरे हाथी के बारे में वो जान सके। On this subject, I have over 800 publications. I have 800 publications, patents, WA PhDs. Anybody wants to associate in this problem, fluoride and nitrate, both the health affecting eyes, I will be very happy to share my knowledge. Thank you. बिल्कुल समय को देखते हुए प्राकृतिक तरीकों से हम कैसे अपने दांत और मुंह की केयर कर सकते हैं, इसके बारे में वैद्य आशीष जी का एक प्रेजेंटेशन है, जो मैं चाहूंगी कि आशीष जी उसको एक्सप्लेन करें। आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। हम लोग अक्सर नीम की दातून और मिसवाक दातून ये सब बारे में बात कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए, ये करिए, मैं कर रहा हूँ देश में, तो मैंने कहा आई एम अवेलेबल, जिसको शेयर करना होता है। जी जी, थैंक यू सर। हम लोग दातून के बारे में देखेंगे, तो दातूनी बहुत से प्रकार की होती है, जैसे कि अभी सभी विशेषज्ञों ने भी बताया कि कसाय रस, तिक्त रस और कटुरस प्रधान जितने भी हमारी पेड़ होते हैं, उनकी दतवन जो है हम लोग
दांत साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पीपीटी में, ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा। ये मौलसरी है, इसकी आप दतवन बना सकते हैं। नेक्स्ट, नीम है, ये भी सब जगह इजीली अवेलेबल होती है, जहाँ पे जो भी पौधा अवेलेबल है, पेड़ अवेलेबल है, उसकी आप दतवन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डिठौरी, करंज जिसको बोलते हैं, उसकी दतवन भी की जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद जामुन, आम, अमरूद, अपामार जिसको लटजीरा बोलते हैं, इसकी दतवन बहुत ही अच्छी बताई गई है। और मुख में कोई भी अगर जैसे पायरिया जैसे समस्याएं जो होती हैं, उनके लिए ये वाली जो दतवन है बहुत ही अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट, मदार की भी दतवन की जाती है, लेकिन बस मदार में इतना ध्यान रखना होता है कि जो छोटी उंगली के बराबर अगर हम उसकी डाल ले रहे हैं, तो उसके ऊपर का छिलका हटा देंगे और उसको अच्छे से पानी से साफ करके या पानी में 1-8 घंटा भिगो के रखेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद खैर यानी कत्थे की दतवन है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बबूल की है, बरगद की है, नेक्स्ट, और अर्जुन की है। इस प्रकार से बहुत जितने भी कसाय रस प्रधान पेड़ हैं, उनकी छोटी उंगली के बराबर, जैसे कि अभी सभी विशेषज्ञों ने बताया कि हमारी जो छोटी उंगली होती है, इस छोटी उंगली के बराबर हम इसके आगे भाग के बराबर हम एक छोटी सी डाल लेंगे, जो लगभग 12 अंगुल अपने हाथ से नाप के 12 अंगुल लंबी हो, ताकि वो पकड़ने में और मुंह के कोने कोने तक पहुंच जाए। इस हिसाब से बताइए, ज्यादा लंबी होगी तो हम उसको चोट पहुंचा सकते हैं मसूड़ों को, और छोटी होगी तो हम सारे दांतों को साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे मनीषी हैं, उन्होंने बताया कि 12 अंगुल लंबी दतवन धीरे धीरे, यानी कि ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ और नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे मालिश करते हुए, बिना मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हुए हम उसकी सफाई करते हैं और उसके बाद कुल्ला कर लेते हैं। तो इससे हमारे मुंह की अच्छे से सफाई हो जाती है, दांतों की अच्छे से सफाई हो जाती है। उसकी कुर्चिका बनाना, जब हम उसको चबा के कुर्चिका बनाते हैं तो हमारे दांतों की कसरत भी हो जाती है उसी के साथ साथ। नेक्स्ट, इसी के साथ बहुत सारी समस्याएं हमारे मुंह में आती हैं, उसके लिए आयुर्वेद में गंडूश धारण करने के लिए बोला गया है। तो जो घर में सबसे इजीली अवेलेबल चीज है वो है सरसों का तेल। हफ्ते में एक बार या कम से कम 15 दिन में एक बार अगर हम मुंह में सरसों का तेल भर के उसका गंडूश धारण करते हैं, तो मुंह के सभी जो भी इन्फेक्शन है, जो भी मुख पाक है, इन सभी चीजों से, और दांत जो झड़ना है, दांत के मसूड़े कमजोर होना है, इन सभी चीजों में बहुत ही लाभ पहुंचाती है। तो गंडूश मैंने गरारा करना, ये टेक्निकल शब्द यूज करने की बजाय कॉमन मैन के शब्द यूज करिए। बता रहा हूँ सर, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ सर, कि गंडूश का मतलब होता है द्रव पदार्थ को मुंह में इतना भरना कि आप उसको कुल्ले की तरह हिला ना सकें, और वो इतनी देर तक भरना है, 5 मिनट से लेके जितनी देर भी आप उसको मुंह में रोक सकते हैं उतनी देर आप रोकिए। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में ही आपके होंठ जो है कपकपाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी जो अवधि है वो बढ़ती जाएगी। तो उससे आपको मुख में दुर्गंध आना, मुख में जो पायरिया जैसी शिकायत होती वो, दांतों की मजबूती, मसूड़ों जो है वो भी स्वस्थ रहते हैं, और मुंह के जो स्वाद होता है, स्वाद ग्रंथियां जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, जिससे हम जो भी कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सिर्फ सरसों के तेल का गंडूश अगर जो आप करते रहते हैं, यानी कि मुंह में उसको भर के कुल्ला की जैसा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। थैंक यू। सभी विशेषज्ञों ने बहुत ही यूजफुल जानकारी दी हम सभी को, अपनी अपनी पैथी, अलग अलग पैथियों के अनुसार। मैं जो हमारे ऑडियंस है उनमें चाहूंगी कि उनका कोई प्रश्न है अगर हमारे एक्सपर्ट से, तो वो पूछ सकते हैं। किसी का भी अगर कोई सवाल है तो। ये पायल जी बहुत देर से उन्होंने हाथ उठा के रखा है, क्या आपका कोई सवाल है पायल जी, या कोई और प्रतिभागी? सर जी, सरसों का तेल पूरा मुंह में करके बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं एक बहुत शॉर्ट में एक बार बताना चाहूंगी कि किस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हम होम्योपैथी में ट्रीट कर रहे हैं और जिनका बहुत अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिजल्ट है, उनमें कुछ खास प्रॉब्लम्स है, जैसे दांतों में बहुत सीवियर दर्द होना, टूथेक हो गया, गम ब्लीडिंग जिसे पायरिया कहते हैं, हेलिटोसिस जैसे दांतों से मुंह से बास आना, और बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे ब्रक्सिज्म कहते हैं, टीथ ग्राइंडिंग। अक्सर बच्चे नींद में या ऐसे भी गुस्से में दांत के
किटकिटाने की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अनटिल अनलेस आप कारण का पता न लगा लें। कई बार ब्रक्सिज्म का कारण कृमि भी होता है और बहुत बार स्ट्रेस भी होता है, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इन केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और कुछ ओरल ऐसी प्रॉब्लम्स ही में हैं जिन्हें बिहेवियरल प्रॉब्लम कहते हैं, जैसे बच्चों को थूकने की आदत रहती है। कई बच्चे हेलो? किसी का माइक ऑन जी, मैम जी, आप किसी का बोलिए। माइक ऑन है, बहुत हाँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी, मैं देख रही तो हूँ। कई बच्चों को आदत रहती है जो थूकने की आदत रहती है, गुस्से में किसी के ऊपर थूक देना, या कई लोगों को ऐसे भी बार-बार थूकने की आदत होती है। दिस कैन बी अ साइकियाट्रिक इलनेस आल्सो। इसका इसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ बच्चों में स्पीच बहुत लेट डेवलप होती है, बोलना बहुत लेट चालू करते हैं या तुतलाते या हकलाते हैं, जो एक तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे सोते समय मुँह खोल कर सोते हैं, जो आदतन भी हो सकता है और एडिनॉइड्स के कारण भी हो सकता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी ओरल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। कुछ बच्चों में थंब सकिंग की आदत रहती है, जिसकी वजह से उनका पूरा डेंटल अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं इस तरह के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। एक थोड़ी अनकॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे जियोग्राफिक टंग कहते हैं। बच्चे की टंग पे एक अजीब-सा पैच रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन वो देखने में बहुत अगली और अजीब दिखता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के बहुत पेशेंट्स आते हैं जिसका होम्योपैथी से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आई रिकमेंड हमारे जितने भी व्यूअर हैं कि होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स के लिए, तो ज़रूर यूज़ करें और किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। और अपनी बात मैं यही कहकर ख़त्म करूँगी कि किसी ने कहा है, "यू आर नेवर वेरी वेल ड्रेस्ड विदाउट अ स्माइल।" सो हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड गुड ओरल हेल्थ टू हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। मैं विनय जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि चलते-चलते एक संदेश हमें, हमारे ऑडियंस को और हम सभी को दें। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हर 6 महीने पे रिकमेंडेड है कि आप डेंटल चेकअप कराएँ। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप चेकअप जरूर कराएं। नहीं करा पा रहे, शीशे के सामने खड़े हों, सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर लगता है कि कोई काला धब्बा या कैरीज लग गई है, उसको इमीडिएटली फिल कराएं। अपने बच्चों का अगर मुंह खुलवा के आप चेक कर सकते हैं, अगर लगता है कि कोई कैरीज है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, इमीडिएटली ठीक कराएं। दवा लेके काम ना चलाएं। जनरली मैंने देखा है कि लोगों को दांतों में दर्द होता है तो ओवर द काउंटर पहुंच जाते हैं मेडिसिन की दवाई, मतलब दवाई के दुकानदार के पास, कि दर्द की दवा लेके दवा ले लेते हैं। मगर उसको ये समझना चाहिए कि हमारा अगर दर्द हो रहा है दांतों में, वो एक सिग्नल है दांतों के लिए कि भैया आपको दिक्कत हो रखी है, आप चेक कराइए। तो उसका इलाज इमीडिएटली कराएं, लंबा ना होने दें। कैरीज है तो रूट कैनाल पे कन्वर्ट हो जाएगा या पस बन जाएगा अंदर। तो अगर कैरीज है तो इजीली 5-7 मिनट का प्रोसीजर है, इमीडिएटली भर जाता है, इमीडिएटली इलाज हो जाता है, दर्द भी चला जाता है। तो उसको डिले ना करें। थैंक यू। जी, जी। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हम पहले से भी हमने यही बताया कि अगर हो सकता है तो पॉसिबल है, और बहुत ईज़िली अगर लोग चाहें इस चीज़ से बचना, यानी हमें लगता है कि मिसवाक और यूनानी मेडिसिन, यानी हम अपनी मेडिसिन को बता सकते हैं कि हमारी सुनून पोस्त मुगीला एक आता है और आप उसको घर में भी बना सकते हैं। बबूल की छाल और काली मिर्च और लौंग और थोड़ी-सी दालचीनी और संगे जराहत एक्चुअली एक ऐसी दवा है जो मार्केट में मिलती है, और हमारा नंबर भी है, अगर कोई चाहेंगे हमसे पूछना तो हम बता देंगे उसको। और उसमें हम थोड़ा-सा गुलाब भी ऐड करते हैं, गुलाब की पत्ती भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इसके फ़ॉर्मुलेशन हैं। तो अगर आप घर में बना लेते हैं इस पाउडर को, और जो हमारा दुपट्टा है, जो कपड़ा लिनन का जो कपड़ा होता है उसको डबल करके छानते हैं, तो तकरीबन वो 100 मेश साइज़ का बन जाता है। हमारे यहाँ पर पुराने उसमें बताया है कि ये 100 नंबर 100 नंबर की छलनी बन जाता है। तो उसको डबल उससे छानेंगे तो वो बहुत फाइन पार्टिकल होता है, और ये पार्टिकल साइज़ वो पार्टिकल साइज़ है जो टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, हम इसके ऊपर हमारे कुछ टेस्ट हैं, लेकिन अभी हमने उसको
पेपर नहीं पब्लिश किया है, इंशाल्लाह हम इसको पेपर भी पब्लिश करने वाले हैं और हम इसको बताएँगे। तो इसमें अगर ये इस्तेमाल करते हैं, अगर हफ्ते में 3 बार भी इस पाउडर से अपने दाँतों पर बहुत हल्के से मसाज करें, क्योंकि ऐसे हमें तेज़ से नहीं करना होता है, जो हमारे दाँतों का इनेमल खराब हो या हमारे मसूड़ें खराब हों। और इसको अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है हमको। और इसके अलावा जैसे लौंग का तेल हफ्ते में 1 बार ज़रूर जैसे आप ईयरबड से या अपने उँगली से भी या जैसे अगर चाहें आप उसको थोड़ी-सी देर लगा के 5 मिनट रखें और इससे आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। या उसमें जैसे सर ने बताया था के पहले और बहुत सारे विशेषज्ञों ने सबने इसके बारे में ज़िक्र किया है, जो सरसों का तेल है। तो सरसों के तेल में अगर ज़रा-सा नमक मिला के और आप थोड़ा-सा बस लगा लें उसको मुँह में रखने का हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम उसके अंदर ज़रा-सा तेल लगा के पूरे में लगा के छोड़ दें थोड़ी देर और बस उससे फिर कुल्ला कर दें, हल्के गुनगुने पानी से। ये करते रहें हफ्ते में, तो मुझे जी लगता है मैम। बहुत सारी बीमारी और सभी विशेषज्ञों का बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपकी जानकारी बहुत हमारे काम आएगी, जो कि ये एक रोज़ की समस्या है दाँतों और मुँह से रिलेटेड जो भी समस्याएँ आज हमने डिस्कस की। आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहें। और राम जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से। सभी विशेषज्ञों का बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।